IT नाउ स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम मौजूद हैं और मुंबई स्टूडियो से अजय शर्मा भी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। और आज सबसे पहले जो बड़े संकेत हैं उन पर नजर डाल लेते हैं, फिर आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बाजार के लिए आज जो बड़े फैक्टर्स हैं जिन पर की आपको नजर रखनी है उसमें सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल मार्केट से। यहाँ से आज भी ठीक ठाक ही संकेत दिखाई दे रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि डाउ में 160 अंकों की बढ़त देखने को मिली थी। गिफ्ट निफ्टी भी हल्के हरे निशान में 19,750 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो ग्लोबल मार्केट से तो संकेत अच्छे हैं और FIIs की तरफ से जो संस्थागत निवेशक हैं वहां से भी संकेत बेहतर नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार एक बिकवाली के दौर के बाद कल फाइनली हमने खरीदारी देखी FIIs की तरफ से। 550 करोड़ की खरीदारी FIIs की तरफ से देखने को मिली। तो 15 दिन बाद फिर से खरीदारी लौटी है। आज बजाज फाइनेंस पर भी नजर रहेगी, यहाँ पर फोकस रहेगा। RBI ने बैन लगाया, 2 प्रोडक्ट्स के लोन देने पर रोक लगा दी है। हालांकि कंपनी की क्लैरिफिकेशन है कि इसका ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा। इस न्यूज पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस खबर के चलते बजाज फाइनेंस पर भी नजर रखिए। और TCS भी रहेगा आज फोकस में। बायबैक का ऐलान हो चुका है। बायबैक की जो रिकॉर्ड डेट है वो तय हो गई है 25 नवंबर और जो भाव है वो 4,150 बायबैक का भाव तय किया गया है। तो आज TCS भी फोकस में रहेगा। तो ये है आज के बाजार के लिए बड़े संकेत, इन पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी खबर और सभी दर्शकों को और आपको भी अभिषेक जी, अजय जी, कांग्रेचुलेशंस, इंडिया फाइनल में आ चुकी है। काफी रोमांचक मैच था कल का दिन। मैंने तो देखा, आप लोगों ने देखा मैच? पूछा ये एकदम कांटे का ये क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कभी ऐसा डर लगा कि हार जाएंगे? सवाल ये है। तो आप बताइए कि कब आपको डर लग रहा था कि नहीं मैच आखिरी में एकदम कांटे की टक्कर हो गई थी। और मैं सोच रहा था कि सुबह अभिषेक से डिस्कस करेंगे हम इस बारे में, क्योंकि वन साइडेड फॉर्म जो है वो इंडिया का नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप देखें करीब करीब 75 रन के बाद रन तो बन रहे थे लेकिन विकेट भी गिर रहे थे। मतलब हम लोग दोपहर में यहाँ पे मैच भी देख रहे थे और एंकरिंग भी कर रहे थे, लेकिन सेकेंड हाफ में बहुत कांटे के, मतलब जो एक तरफ टिल्ट हो गई थी टीम, पूरी इंडिया का वर्चस्व दिख रहा था। न्यूजीलैंड ने बहुत बढ़िया कमबैक दिखाया। तो एक टाइम पे तो लग रहा था कि कहीं एकदम कांटे की टक्कर हो गई है। शाम को करीब 8 बजे तक आते आते तो देखने की बात है कि ये फॉर्म वाली जो टीम है वो जीतेगी या कोई वन ऑफ स्टॉक आके जीत जाएगा। तो अभिषेक आप बताइए, आपने कैसे एनालाइज किया? बहुत कुछ हुआ कल, रिकॉर्ड्स बने। होम पिच पे इन्होंने अपना गॉड का रिकॉर्ड तोड़ा, सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड विराट कोहली ने तोड़ा। तो बहुत सारी चीजें हुई कल। शमी ने बहुत जबरदस्त काम किया। जी अजय, देखिए कल के मैच में ना, मतलब अच्छी चीज ये रही दर्शकों के लिहाज से, अगर आप देखें तो रोमांच से भरपूर, जिसे सेमीफाइनल आप कह सकते हैं। नॉकआउट के मुकाबले का प्रेशर अलग होता है। और कल अगर आपको याद होगा तो मैंने सुबह कहा था कि वो टीम जीतेगी, उसका पलड़ा भारी होगा जो छक्के ज्यादा मारेगी। तो जब तक डैरिल मिचेल खड़े रहे विकेट पर, जब तक वो 6 हिट करते रहे, तब तक उनकी उम्मीदें जीवित रही। लेकिन 400 का टारगेट, उसके आसपास का टारगेट काफी बड़ा होता है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा गेम जब आगे प्रोग्रेस हुआ तो वो रन रेट का प्रेशर आ गया। विलियमसन के आउट होते ही फिर वो टीम कहीं ना कहीं लड़खड़ा सी गई और फिर हमारी जीत सुनिश्चित हो गई थी। हालांकि वो कोशिश कर रहे थे लेकिन टारगेट इतना बड़ा था कि उसके आसपास फिर वो जा नहीं पाए। हालांकि बावजूद इसके आप देखिए कि बुमराह अपने रंग में नहीं दिखे, सिराज भी बिल्कुल अपने लय में नहीं लग रहे थे, लेकिन शमी क्या कहने, लाजवाब। मतलब एक बार फिर से 3 बार इस वर्ल्ड कप में 5 से ज्यादा विकेट वो ले चुके हैं। कल तो 7 विकेट, और ऐसे ट्रैक पर जो कि एक स्लो ट्रैक थी कहीं ना कहीं। हालांकि बाउंस उसमें था। फेवर में इंडिया के रहा कि कल ड्यू आई ही नहीं। अगर ड्यू आती तो शायद थोड़ी सी भारतीय गेंदबाजों के लिए मुश्किल पड़ जाती, लेकिन निश्चित तौर पर एक कमाल की जीत। और श्रेयस अय्यर के पहले सेल्फलेस बैटिंग, रोहित शर्मा के बिल्कुल सेल्फलेस, निस्वार्थ खेल रहे हैं। मतलब अपने पर्सनल रिकॉर्ड की तरफ तो वो देख भी नहीं रहे। तो कमाल की बैटिंग, मतलब रोहित शर्मा से, शुभमन गिल से, विराट कोहली तो बिल्कुल उनका एक कह सकते हैं कि स्टिच करने वाले उनकी इनिंग होती है कि एक एक रन लेके पारी को वो संवारते हैं। और उसके बाद जो हाथ खोले श्रेयस अय्यर ने और उन्होंने जिस टोटल तक पहुंचाया केएल राहुल के साथ मिलकर, आखिर में मैं ये कहूंगा कि वो दोनों की दोनों पारियां जो आतिशी पारियां थी वो भारत के काम आई। और हमने अब
फाइनल में जगह सुरक्षित कर लिया है और 2019 के सेमीफाइनल की हार का बदला भी इसके साथ ही हमने ले भी लिया है। बिल्कुल, तो 19 नवंबर अहमदाबाद में फाइनल्स खेला जाएगा। अभी सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच बाकी है, अब फाइनल पर नजर है। चलिए अब वापस से लौटते हैं बाजार पर, और भारतीय बाजार भी इस वक्त सेलिब्रेट ही कर रहे हैं। कल के दिन तो हमने देखा था कि काफ़ी शानदार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी, ग्लोबल संकेत भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे थे। लेकिन आज के लिए अजय, किस तरह के संकेत आप देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स और घरेलू मार्केट के बारे में भी बताइए। देखिए पूजा, आप ये कह सकती हैं, गलत नहीं हुआ कहना कि बाजार में भी चौके छक्के लग रहे हैं। तो क्या ग्लोबल और क्या लोकल पूरे बाजार की एक साथ बात करते हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से कुल मिला के काफ़ी सपोर्टिव क्यूज़ हैं। डॉलर इंडेक्स, यूएस बॉन्ड यील्ड्स, इनफैक्ट विक्स भी काफ़ी काबू में नज़र आ रही है। तो कुल मिला के संकेत बढ़िया है। अभी दिसंबर में एक फेड मीट है, वहाँ पे जाके देखेंगे, तब बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे। बट नेट भारतीय ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को यही जानने की ज़रूरत है कि साहब ग्लोबली मार्केट बहुत ज़्यादा इस समय सपोर्टिव नज़र आ रहा है। इंडियन मार्केट की बात कर लेते हैं। अगर आप देखें, कल एक बहुत शानदार बात हुई जो कि वसीम साहब ने भी कही थी हमें। कल इंटरडे लेके आई है निफ्टी का, ट्रैक्टर साहब और बैंक निफ्टी का। तो आपको दिखाई देगा कि बाजार जो है वो गैप अप हुआ, उसके बाद इंटरडे एक बार भी घटा नहीं। ये बहुत मजबूती का साइन होता है। वो गैप अप खुला और गैप अप मेंटेन रहा। इनफैक्ट 20, 25, 30 पॉइंट ऊपर ही होके लास्ट आवर ट्रेड में डेज हाई पे बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। तो कुल मिला के देखा जाए ये मजबूती का साइन है, बाजार में मजबूती है। लेकिन काफ़ी टाइम से हम चल रहे हैं, थर्सडे फ्राइडे आ रहा है, कुछ अनवाइंडिंग इंट्राडे मुमकिन है। लेकिन वो जो अनवाइंडिंग इंट्राडे आएगी उसमें आपको नई पोजीशन बनानी है। बाजार में कमजोरी का कोई भी संकेत नज़र नहीं आ रहा है। वो इंट्राडे 50 पॉइंट की, 100 पॉइंट की हो सकती है, लेकिन 19,600, 19,700 में बहुत मजबूत सपोर्ट है। तो आप इसमें बेधड़क पुल बैक्स पे खरीदारी का माहौल बनाएं। अभी ये स्टैब्लिश हो गया। एफआईज ने कल, आपको मैं बता दूं, 3 हफ्ते पहले, अभी अंश भी आके बात करेंगे, लॉन्ग पोजीशन घटाते घटाते 12-13% पे आ गई थी। वो बहुत जोर से रिबाउंड किए हैं। यानी लॉन्ग पोजीशन की जो कमी है या शॉर्ट पोजीशन की जो पीक है वो बन चुकी है। इनफैक्ट कल के बाजार में एफआईज ने अपनी शॉर्ट पोजीशन घटाई है, लॉन्ग पोजीशन बढ़ाई है। ये है एफएनओ में हो रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी का हाल। लेकिन यही नहीं, कल 15-20 दिनों के बाद एफआईज ने कैश में भी खरीदारी करी, और डीआई तो खरीद ही रहे हैं। तो डीआई एफआई कैश में खरीदारी कर रहे हैं और एफआई फ्यूचर्स में भी शॉर्ट घटा के लॉन्ग कर रहे हैं। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन बाजार के लिए बन नहीं सकता। लोकल ट्रेडर्स जो है वो थोड़ा अनवाइंड करेंगे आज फर्स्ट हाफ में, मुमकिन है, क्योंकि काफ़ी चले हैं नीचे से। लेकिन उस अनवाइंडिंग में आपको खरीदारी खरीदनी है। अब खरीदना क्या है? पहली बात तो आपको पीएसयूज खरीदने अच्छे, सिर्फ पीएसयू बैंक्स ही नहीं, पावर पीएसयूज आपको खरीदने, आपको इंजीनियरिंग कैपिटल गुड टाइप पीएसयू खरीदने, और आपको पीएसयू बैंक्स खरीदने। रिलायंस आपको ध्यान पर डालना है, चला नहीं है बहुत ज़्यादा, और अब उसका कंट्रीब्यूशन वापस आता जा रहा है। आईटी आपको खरीदना है। अगर नैरेटिव चेंज हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट टॉप आउट हो गए, अब यहाँ से चलेंगे, इंटरेस्ट रेट कट आना शुरू हो जाएंगे, तो आईटी हाई ग्रोथ कंपनियां चलती हैं, और ये भी आपको पुल बैक में आपको नज़र बनानी है। क्वालिटी मिड कैप जहाँ पे रिजल्ट अच्छे हैं, डेटा अच्छा है, वो तो खरीदना ही है। और हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये बाजार का हाल है इस समय। बहुत बढ़िया बाजार में डेटा बता रहा है। लेकिन हमारे साथ अंश जुड़ रहे हैं। अंश, बताइए, एफएनओ के हिसाब से फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपने जो डेटा निकाला है भाव कॉपी से, वो क्या बता रहा है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं बेसिक निफ्टी से। अगर निफ्टी का चार्ट ले आते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निफ्टी कुछ 5 से 6 सेशन तक कंसोलिडेट कर रहा था, और पिछले सेशन में निफ्टी ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, और ये ब्रेकआउट ऐसा था कि 50 और 100 EM में दोनों को एक ही सेशन में पार कर दिया है। अगर इंडेक्स फ्यूचर्स में देखें तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कुछ 1% से बढ़ा है, जिसके वजह से यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप का ट्रेंड नजर आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो 19,800 स्ट्राइक पे बहुत ही अच्छी कॉल बैंक चल रही है, मतलब ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी इस लेवल के ऊपर जाएगा। नीचे की तरफ देखें तो 19,600 पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हो रही है, जो कि एक अच्छा सपोर्ट बेस बनता हुआ दिख रहा है।
एफआई एक्शन की बात करें तो एफआई ट्रेड में जैसे कि अजय ने भी अभी बताया कि डीआईआई और एफआई दोनों की तरफ से खरीदारी चल रही है। डीआईआई का ये 22nd सेशन था जब उन्होंने खरीदारी की है। इतना लंबा स्ट्रीक आज से कुछ 15-16 मंथ्स पहले देखा गया था, जो कि अब हो रहा है। आगे बढ़ते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स की तरफ। एफआईआई ने 4500 कॉन्ट्रैक्ट्स के लॉन्ग बढ़ाए हैं, जिसके वजह से जो लॉन्ग शॉर्ट का रेशियो होता है वो लॉन्ग के फेवर में आता हुआ और दिख रहा है। यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शंस देखें तो एक्चुअली कॉल लॉन्ग कॉल शॉर्ट्स, पुट लॉन्ग पुट शॉर्ट्स सभी में बिकवाली दिख रही है, क्योंकि आज एक्चुअली निफ्टी का एक्सपायरी भी है, इसलिए लोग अपने पोजीशंस काटने में लगे हुए हैं। आगे अगर हम देखें निफ्टी का तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आज थोड़ी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सपायरी के चलते थोड़ा करेक्शन भी आ सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है निफ्टी का। ठीक है, निफ्टी के लिए ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव नजर आ रहा है। और अच्छी चीज़ है कि जैसे कि अजय मेंशन भी कर रहे थे कि रिलायंस ने कल अच्छा सपोर्ट देने का काम किया है निफ्टी को भी। देखिए ना अंश, निफ्टी बैंक को आप किस तरह से दिख रहे हैं? क्योंकि अगर हम पिछले 2 हफ्ते के अगर हम ट्रेडिंग सेशंस की बात करें, 26 अक्टूबर को हमने 42,000 के आसपास तक के आंकड़े देखे, अब हम 44,000 के ऊपर खड़े हैं, यानी कि 2 हफ्ते में तकरीबन 2,000 अंकों की रैली हो गई है। और कल के सत्र की अच्छी चीज़ ये रही कि जो दिग्गज जो बैंक हैं, HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, इसके अलावा बाकी भी जो वेटेज वाले ठीक ठाक बैंक हैं, वहां पर हमने रौनक देखी है। तो क्या बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट अब ऊपर शिफ्ट होकर कहीं ना कहीं 43,500 44,000 की रेंज में आ गया है? जी बिल्कुल, अगर हम निफ्टी बैंक का भी चार्ट ले आते हैं स्क्रीन पे, निफ्टी बैंक ने भी सिमिलर चार्ट बनाया जैसे निफ्टी का बना हुआ था। ये भी कुछ 5 से 6 सेशन तक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था और कल के सेशन में ही एक अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है। अगर हम इसका इंडेक्स फ्यूचर्स में देखें तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कुछ 5.7% से घटा है, यानी कि शॉर्ट कवरिंग नजर आया है। जो 5 से 6 सेशन में कुछ शॉर्ट्स बने होंगे वो लोग ने अपने शॉर्ट्स काटे हैं, ये उम्मीद से थी कि अभी निफ्टी बैंक ऊपर जा रहा है, तो इस वजह से लोग ने अपने शॉर्ट्स काटे गए हैं। इंडेक्स ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पे 44,500 पर काफ़ी अच्छी कॉल बाइंग हो रही है, यानी कि ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके ऊपर जाना चाहिए निफ्टी बैंक को। नीचे की तरफ देखें तो 44,000 का जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, वहाँ पे भी एक अच्छी पुट राइटिंग बन रही है, जिसके वजह से ये भी एक बेस सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि जो 44,500 का लेवल है, इसके ऊपर निफ्टी बैंक को जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक 100 DMA का लेवल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने पैनलिस्ट को भी हम शामिल करते हैं। डॉक्टर साहब दिखाइए हमारे पैनलिस्ट जो अभी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ किरण जानी हैं और कपिल शाह हैं, और बाकी पैनलिस्ट भी धीरे धीरे करके जुड़ेंगे। जेंटलमैन, आपका स्वागत है आप दोनों का, किरण और कपिल। कपिल, आप काफ़ी दिनों के बाद आ रहे हैं, इसलिए हम शुरुआत आपके साथ करते हैं। बताइए क्या दिखाई दे रहा है आपको इस समय निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में? जी कल के दिन का जैसे आपने बता रहे थे, जैसे चौके छक्के हमने कल की मैच में देखा था, उसी तरीके से मार्केट में भी काफी सारे स्टॉक ने चौके छक्के लगाए थे, काफी अच्छे रिटर्न्स हमें देखने मिले थे। कल मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई थी, लेकिन गैप अप ओपनिंग तो पहले भी काफी बार हो चुका है, लेकिन कल का दिन एक्सेप्शनल इसके लिए था क्योंकि गैप अप होने के बाद में ग्रेजुअली प्राइसेस ने अपने हाई के लेवल पे ही बंद किया होता। अनलाइकली जो पहले गैप अप होते थे, गैप अप होकर मार्केट वहां पे ही चिपक जाता था, कुछ खास मोमेंटम नहीं आती थी। कल हमें एक इंक्रीमेंटल मूव देखने मिला था। इस इंक्रीमेंटल मूव के साथ में मार्केट के जो अहम पड़ाव थे, 19,500 की जो स्टिफ रेजिस्टेंस थे, मार्केट ने काफी दिनों तक वहां पे पॉज बनाया था। दिवाली के दिन पे हमें ब्रेकआउट देखा था, लेकिन उसकी फॉलोअप साइन हमने नहीं देखने मिली थी। उसको कल हमने डेसिसिवली एक ब्रेकआउट दिखते हुए देखने मिला हुआ है। तो यहाँ पे एक बात तय हो जाती है कि मार्केट का शॉर्ट टर्म एक बेस जो था 19,500 जो पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, वो अभी काफी अच्छा सपोर्ट लेवल बन गया है। तो शॉर्ट टर्म के अवधि के हिसाब से जब तक मार्केट वो 19,500 के ऊपर है, तब तक मार्केट का रुझान पॉजिटिव ही लग रहा है। और ऊपर में जो इमीडिएट हर्डल हम जो देख रहे हैं, वो कहाँ ना कहाँ पे 19,800 19,850 के यहाँ पे हमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। हालांकि बैंक निफ्टी में कल काफी अच्छी ओपनिंग तो हुई थी, लेकिन ओपनिंग के बाद में एक स्लोली स्टेडीली एक सेलिंग प्रेशर आया था, लेकिन जो उसके पहले के जो रेजिस्टेंस लेवल थे 44,000 के, उसके ऊपर ही सस्टेन किया है। अंडर परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में अभी भी जारी ही है, लेकिन जो दूसरे सेक्टर्स हम देखते हैं, क्या आईटी सेक्टर ने काफी अच्छा उभार दिया हुआ था, काफी स्ट्रक्चर उसका अच्छा था, लेकिन कल हमें एक मोमेंटम देखने मिली थी। तो ये एक नए सेक्टर है जहां पे हमें आने वाले दिनों में स्ट्रेंथ आते हुए देखने मिल सकती है। जी, ट्रेडिंग आइडियाज क्या है इस बाजार के लिए? जैसे कि मैंने बताया कि आईटी सेक्टर्स में काफी टाइम से एक स्ट्रक्चर अच्छा था और वहां पे हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम आते हुए देखने मिल रही है। तो मेरे 2 पिक्स है वो आईटी सेक्टर से ही रहेंगे। एक तो किरण, एलटीआई स्टॉक है,
तो एलटीआई स्टॉक का भी काफी अच्छा मीन्स एक बेस बना हुआ था, बेस को रिटेस्ट किया हुआ है और यहाँ से हमें एक इंक्रीमेंटल मूव आते हुए देखने में मिल रहा है। कल के दिन में अच्छा मूव हमें देखने मिला था। तो 5390 का करंट लेवल चल रहा है यहाँ पे। तो 5280 के स्टॉप लॉस से ये बाय बनता है और ऊपर में 5600 के हमें टारगेट आते हुए देखने मिल सकते हैं। दूसरा एक आईटी काउंटर है जो काफी चर्चा में नहीं होता है और वॉल्यूम्स ओके ओके ही होते हैं, लेकिन स्टॉक के जो चार्ट का स्ट्रक्चर में देख रहा हूँ वो काफी अच्छा है। दैट इज एन ओएफएसएस, ओरेकल फाइनेंस कंपनी है। तो टेक्निकल स्ट्रक्चर मुझे काफी अच्छा देखने मिल रहा है। तो 4050 के लेवल पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है और 3950 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में हमें 4250 के टारगेट आते हुए देखने मिल सकते हैं। आईटी स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं, एलटीआई माइंट्री और एक फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर, इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रखिए। ये राय है कपिल की तरफ से। किरण, अब आपसे भी जानना चाहेंगे, आज आप ट्रेड के मौके कहाँ देख रहे हैं? सो ओवरऑल अगर मार्केट का स्ट्रक्चर देखा जाए तो काफी हम एक ओवरबॉट टेरिटरी के अंदर है, लेकिन स्टॉक पे से भी हमें लग रहा है कि अभी भी तेजी कंटिन्यू रहेगी। सो हमारे दो पिक है, दोनों बाई की तरफ है। एक शुगर सेक्टर की तरफ से है जो ऑलरेडी स्टॉक हमने आपके चैनल पे 400 रुपए पे डिस्कस किया था, बलरामपुर चीनी। अभी आप देखोगे तो 430 के आसपास ट्रेड कर रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, एक रीटेस्टिंग किया था, उसके बाद वापस स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। सो बलरामपुर चीनी 436 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे 450 तक के हमारे टारगेट्स हैं एंड 425 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे बलरामपुर चीनी के अंदर। नेक्स्ट जो कॉल है वो हमारा एशियन पेंट रहेगा। यहाँ पे थोड़ा हम एक सेफर साइड बेट लेना चाहते हैं कि अगर मार्केट में थोड़ा भी प्रॉफिट बुकिंग आता है तो देयर आर चांसेस कि एशियन पेंट या तो ऐसे हैवी वेट शेयर्स मार्केट को सपोर्ट करेंगे। एशियन पेंट में आप देखोगे तो एक भारी गिरावट के बाद अब यहाँ पे डेली चार्ट और इंट्राडे चार्ट के ऊपर एक बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट में देखने को मिला था। कल के सत्र में भी उसका जो एक साइकोलॉजी रेजिस्टेंस था 3100 उसके ऊपर सस्टेन हुआ था। लॉन्ग बिल्डअप के साथ साथ यहाँ वॉल्यूम वाइज देखोगे तो कल एक अच्छा वॉल्यूम के साथ प्राइस में एक राइज देखने को मिला है। सो चांसेस आर वेरी गुड के एशियन पेंट में जो खरीदारी है वो कंटिन्यू रह सकती है। सो 3110 के आसपास की क्लोजिंग भी हम लॉन्ग करके जाएंगे। 3135 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 3090 एज अ स्टॉप लॉस हम एशियन पेंट में मेंटेन करेंगे। सो एशियन पेंट एंड बलरामपुर चीनी आज के लिए हमारे दो प्रेफर्ड पिक रहेंगे। दो गेस्ट, लेकिन दोनों की राय हम कह सकते हैं कि बाजार में अलग अलग सेगमेंट्स पर है। किरण की जो नज़र है वो है कंजम्पशन पर, और बलरामपुर चीनी हम देखने के स्ट्रक्चर सही इसका हो रहा है और लगातार, और इस पर बाय की कॉल है। और एशियन पेंट्स एक और शेयर खपत वाले खेमे से किरण की लिस्ट में। कपिल के पास है एलटीआई माइंट्री और ओरेकल फाइनेंशियल। कल हमने देखा था कि आईटी स्टॉक्स में अच्छी रौनक थी, और अच्छी चीज़ ये थी कि वो रौनक किसी सेगमेंट तक लिमिटेड नहीं थी। ऐसा नहीं था कि लार्ज कैप चल रहे हो, मिड कैप नहीं चल रहे हो, सारे के सारे शेयर ही चल रहे थे। और उसके पीछे बड़ी वजह ये थी कि अमेरिका में जिस तरह से इन्फ्लेशन के नंबर्स आए थे वो उम्मीद से बेहतर आए थे, और उससे कहीं ना कहीं आईटी स्टॉक्स को भारतीय बाजार में सहारा मिलता हुआ हमें दिखा है। तो ये 4 स्टॉक्स आज के लिए आपके लिस्ट में होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी देर में आपके लिए स्टॉक्स न्यूज भी लेकर आएंगे और ब्रोकरेज की नजर कहां पर ये भी जानेंगे। लेकिन कुछ स्टॉक्स जहां पर हमने एक अच्छा बिल्डअप देखा, बढ़िया मोमेंटम देखा, उसके बारे में राय ले लेते हैं। कपिल, रिलायंस से शुरुआत करेंगे। कल बढ़िया तेजी, 2250 रुपए के आसपास तमाम लोगों ने एंट्री की है। अब वो खुश हो रहे होंगे क्योंकि 100 रुपए एक झटके में, बहुत समय नहीं लगाया है शेयर ने, अब हम 2350 के भाव पर खड़े हैं। यहां से आप किस तरह से देख रहे हैं? 2400 के आसपास फिर से एक रेजिस्टेंस फेस करेगा या फिर अभी उतनी बड़ी कोई चिंता है नहीं शेयर के लिए? जी, बेसिकली रिलायंस का एक काफी गिरावट का वाला स्टॉक रहा हुआ है। ओवरसोल्ड रीजन में आ गया था, लेकिन वहां से बाउंस कर रहा था। स्टॉक ने जिस रिसेंट बॉटम जो जहां पे बना हुआ है 2230 का लेवल, जो काफी अच्छा सपोर्ट लेवल था, जो पहले का बेस था, वहां पे उसने सपोर्ट लेके अभी ऊपर की ओर आ रहा है। और हम सपोर्ट लेवल पे तभी जब भी कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाता है, जब भी वो सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेने के बाद में अपने रेजिस्टेंस को ब्रीच करता है, तभी हम कहते हैं कि इसको सपोर्ट को अपना रिस्पेक्ट मिल चुका है। तो 2360 का जो एक इसका इमीडिएट हर्डल है और स्टॉक प्राइस उसी लेवल के यहाँ पे ही चल रहा है। काफी सारे मूविंग एवरेज का कॉन्फ्लुएंस भी वहां पे ही आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 2360 इसके लिए इमीडिएट हर्डल रहेगा, लेकिन 2360 के ऊपर जाते ही स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म अपसाइड मोमेंटम हमें देखने मिल सकती है 2400 तक की। ठीक है। 2360 को अगर क्रॉस कर गया, उसके आसपास ही है, तो 2400 की तैयारी आप कर लीजिए। मजबूती दे रहा है बाजार को भी, और जिनके पोर्टफोलियो में है वो भी, उनको भी खुशी का मौका दे रहा है। लेकिन आज खबरों के लिहाज से कौन से शेयर फोकस में रहेगा, एक्शन कहां पर देखेगा, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, स्टॉक्स न्यूज आज कम तो नहीं पड़ गए, क्योंकि कल आप तो मैच देखने में बिजी रहोगे आप? जी बिल्कुल, दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज आए थे। ऑफकोर्स मैच तो हम देख ही रहे थे कम्प्लीटली, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अर्निंग सीजन भी ख़त्म हो गया था।
तो ऑफकोर्स न्यूज़ फ्लोज कम हो गए, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज है जो आपको ज़रूर ट्रैक करने चाहिए। सबसे पहला TCS का बायबैक का एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है। अब डेट्स अनाउंस हो गए हैं। अब जो रिकॉर्ड डेट रखा है वो नवंबर 25 को रखा है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट होना चाहिए। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस बायबैक के लिए, तो जो आखिरी दिन होगा आप शेयर्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो आपको जो है 23 नवंबर को जो है तक आप जो है बाई कर सकते हैं, तब आप एलिजिबल रहेंगे बायबैक के लिए। ओवरऑल देखा जाए तो 25% का अगर अलॉटमेंट होता है हिस्टोरिकली देखा जाए, तो करंट लेवल से आपको जो है लगभग 5% का गेन देखने मिल सकता है। ये हमारी बायबैक कैलकुलेशंस हुई है। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा रेट गेन ट्रैवल। उनका QIP इशू खुल गया है, 600 करोड़ का QIP है और देखा जाए तो फ्लोर प्राइस 677 रुपीज़ पर शेयर का है, यानी कि लगभग 5% डिस्काउंट लेवल्स पे है। तीसरा स्टॉक फोकस में रहने वाला है सुज़लॉन एनर्जी, और ये इंपॉर्टेंट पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इनके जो बड़े विंड टर्बाइंस होते हैं 3 मेगावाट के, उनको जो है RLM माने कि एक लिस्ट होती है मॉडल्स और मैन्युफैक्चरर्स की सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो उनमें जो है वो शामिल कर गए हैं। इसका मतलब आगे जाते हुए वो कमर्शियलाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो देखने मिलेगा। डाबर भी फोकस में रहेगा। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आई है, स्लाइट पॉजिटिव डेवलपमेंट है। उनकी जो 2 आर्म्स है और कंपनी इटसेल्फ है, उनके जो है केसेस के जो है खारिज कर दी गए हैं, जो US में उनके साथ जो है लिटिगेशन केसेस चल रही थी, तो एक टाइप से पॉजिटिव डेवलपमेंट है। टाटा मोटर्स भी फोकस में रहने वाला। टाटा टेक का जो है इंक्रीमेंटल न्यूज़ आया है कि अब जो है प्राइस बैंड अनाउंस कर दिया गया है। टाटा टेक का जो IPO आने वाला है, प्राइस बैंड है लगभग 475 to 500 रुपीज़ पर शेयर का, और IPO नवंबर 22 को खुलेगा। हमने वैल्यूएशन चेक किए तो अपने जो पीयर सेट है वहाँ पे सबसे चीपेस्ट जो है ये स्टॉक देखने मिल रहा है, अगर LTTS, KPIT टेक और टाटा एलेक्सी से कंपेयर करें तो। और 12 मंथ फॉरवर्ड में जो FY24 की जो PE होती है वो लगभग 28.8 टाइम्स आ रही है कंपनी की। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट मीट हुआ था स्टार हेल्थ का। नुवामा के रिपोर्ट के हिसाब से 2 इंपॉर्टेंट बात कही गई है। सबसे पहला है कि एक इंडस्ट्री में ओवरऑल 20% का प्राइस हाइक देखने मिला है, और कंपनी के कुछ एडिशनल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी 10 से लेके 12% का जो है प्राइस हाइक अलग से उसके ऊपर देखने मिला है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नए ट्रेंड्स देखने मिल रहे हैं उसमें जो नए हॉस्पिटल एडमिशन्स है उसमें जो है एक गिरावट ज़रूर देखने मिल रही है। तो कुछ ऑपरेशनल नंबर्स में ज़रूर जो है थोड़े मिक्स ट्रेंड्स देखने मिल रही है पूरी ओवरऑल इंडस्ट्री की। और आखिरी स्टॉक रहेगा VST टिलर्स। यहाँ पे एक स्लाइट पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। कंपनी ने 3 नए ट्रैक्टर्स को जो है लॉन्च किए हैं इंपॉर्टेंट ग्लोबल फेयर्स में, जहाँ पे वो इंडिजियसली जो है इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, ये कंपनी ऑफकोर्स टिलर्स और ट्रैक्टर्स दोनों बनाते हैं, अब वो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी आ रहे हैं, तो उसका जो है 3 इंपॉर्टेंट लॉन्च आया है। तो इसके कारण ये स्टॉक जो है दिन के ट्रेड में फोकस में रहेगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आज खबरों में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, आपसे वापस जुड़ेंगे। लेकिन एक और खबर की तरफ आपको ले चलते हैं जो कि शो की शुरुआत में हम हाईलाइट भी कर रहे थे, बजाज फाइनेंस से जुड़ी। बजाज फाइनेंस पर RBI की सख्ती की खबर निकल कर आ रही है, और डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस का पालन नहीं करने की वजह से RBI ने ई-कॉम और इंस्टा EMI कार्ड के जरिए लोन देने पर रोक लगाई है। बजाज फाइनेंस की तरफ से इस पर पूरा बयान भी आया है। पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। अंकुर, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी हाँ, बजाज फाइनेंस ने ये साफ तौर पे बोला है कि जो 2 प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, वहां पे ऑलरेडी की फैक्ट स्टेटमेंट दिया गया था। ऐसा नहीं है कि उसमें की फैक्ट स्टेटमेंट की जो रिक्वायरमेंट थी रिजर्व बैंक की वो पूरी नहीं की गई थी, लेकिन जो भी डेफिशिएंसीज हैं वो कंपनी RBI से कंसल्ट करके जल्दी दूर करना चाहता है। जब हमने ये जानने की कोशिश की कि यहां पर बजाज फाइनेंस पे बिजनेस पर इन पाबंदियों का क्या असर पड़ेगा, तो हमें यही बताया जा रहा है आधिकारिक जो स्टेटमेंट है उसके हवाले से कि ये कोई मटेरियल इंपैक्ट नहीं होना वाला है इन 2 बैंस का। हालांकि जो टारगेट था कंपनी का अगर हम ओवरऑल देखें तो वो 2% से बढ़ा के अपने मार्केट शेयर को 4% करना चाहते थे अगले कुछ दिनों में। और उस स्ट्रैटेजी में अगर हम नियर टर्म में देखें तो एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। हालांकि कंपनी का कहना यही है कि कोई भी मटेरियल इंपैक्ट RBI का इस कदम से कुछ नहीं पड़ रहा है। लेकिन हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सूत्रों से भी पता करने की कोशिश की कि आगे की क्या कार्रवाई हो सकती है, तो सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि आगे जाके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहे तो कोई और पेनल्टी भी लगा सकती है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा कि किस तरीके का जवाब सबमिट होता है कंपनी से। और फिलहाल के लिए अभी सुपरवाइजरी नेचर का ये जो बैन है वो लग गया है। अब पूरी ये जो आगे की कार्रवाई डिपेंड करेगी कैसा जवाब बजाज फाइनेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सबमिट करता है।
बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया अंकुर, आपका ये पूरी खबर लाने के लिए। तो हमने यहाँ पर बजाज फाइनेंस के मैनेजमेंट का बयान क्या रहा है, ये भी आपको बताया, और अंकुर ने आरबीआई के जो सोर्सेज़ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश की और वहाँ से भी कुछ टिप्पणियाँ निकल कर आई हैं। तो अजय, लेंडिंग गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर ये एक्शन हुआ है। हालाँकि मैनेजमेंट का तो बयान है कि कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या कुछ इम्पैक्ट आप देख रहे हैं स्टॉक पर आज इस सेंटिमेंट के लिहाज से, इस खबर के चलते? देखिए पूजा, पहली बात तो ये कि ये जो ब्रीच आया है ये एक ऑपरेशनल ब्रीच है, बहुत ज़्यादा मेजर रेगुलेटरी वायलेशन नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप कल का लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में बजाज फाइनेंस का ट्रेडिंग एक्शन देखें तो आपको नजर आया कि बाजार को इसकी भनक लग गई थी कल ही, इसीलिए स्टॉक अचानक जोर से गिरा 2% और फिर रिकवर नहीं किया, डेज लो के करीब करीब बंद हुआ है। हो सकता है आज भी 3 से 4% गैप डाउन खुले, लेकिन इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए उसे खरीदने की डिप में। अच्छा क्वालिटी कंपनी है, बिल्कुल रिबाउंड कर जाएगा, लेकिन आज और कल ही रिबाउंड नहीं कर सकता, हो सकता है ना करे। पॉइंट इसका ये है कि बड़े जो एनालिस्ट हैं वो सब कह रहे हैं 4 से 5%, 6% तक का प्रॉफिट्स के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है, तो स्टॉक मार्केट उसको एडजस्ट करेगा। लेकिन जो रिकवरी है वो 1 से 2 क्वार्टर रह सकती है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जल्दबाजी मत करिए खरीदने की। दूसरी बात यह कि हालांकि इन 2 प्रोडक्ट्स से इनकी लोन बुक में 10 से 12% का ही कंट्रीब्यूशन आता है, लेकिन इन दोनों हाई ग्रोथ प्रोडक्ट्स थे, इसलिए नर्वसनेस थोड़ी रह सकती है। धीरे धीरे और क्लैरिटी आएगी समय के बीतने के बाद, 1-2 महीने में, तब आप इसको रीलुक कर सकते हैं। लेकिन आज की फॉल में इमीडिएट खरीदें शायद वो उचित नहीं होगा। इनफैक्ट एग्जैक्ट फाइनेंशियल इंपैक्ट के लिए राहुल मलानी भी है हमारे साथ शेयर खान के। राहुल, बजाज फाइनेंस जैसा शेयर कभी सस्ता मिलता नहीं है, हमेशा प्रीमियम पे मिलता है, क्योंकि प्रीमियम ग्रोथ रही है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट वगैरह वगैरह। इस इंपैक्ट को, इस खबर को आप कैसे देखते हैं, और इसकी वजह से अगर नेक्स्ट कुछ हफ्तों में ये डीरेट होता है टेम्परेरीली, तो क्या इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए? So firstly, good morning sir. एग्जैक्ट अमाउंट इम्पैक्ट डिसबर्समेंट पे डिफिकल्ट होगा थोड़ा क्वांटिफाई करना, क्योंकि जो इसका ब्रेकअप है वो कंपनी ने नहीं दिया है और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी स्पेसिफिकली नहीं दिया जाता है। बट अगर हम एनुअल रिपोर्ट में अगर इसका थोड़ा हम सर्च करते हैं तो हमें मिलता है कि ईएमआई कार्ड जो लास्ट ईयर FY23 में बजाज फाइनेंस ने डिजिटली ओवर 1 मिलियन परचेजेस फाइनेंस किया था। तो ओवरऑल अगर न्यू कस्टमर एक्विजिशंस को भी देखें तो इन 2 सेगमेंट जो बैन हुए हैं वहां से 10 से 15% न्यू कस्टमर एक्विजिशन आते हैं। तो देखा जाए तो क्वांटम स्मॉल नहीं है, बट यहाँ हम और फेस्टिव सीजन भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो ऑलरेडी जो डिमांड थी इस क्वार्टर की वो ऑलरेडी लोन ग्रोथ ऑलरेडी डिमांड ऑलरेडी पिकअप हो चुकी है वहां से। बट ये ओवरऑल देखा जाए तो ये टेम्पररी इशू लगता है हमें, और हमें लगता है कि 60 से 90 दिन के बीच में इशू रिजॉल्व हो जाना चाहिए, जिसकी वजह से इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ विल बी मिनिमल। तो हम लोग यही एडवाइस कर रहे हैं कि अगर कोई मेजर नेगेटिव रिएक्शन मिलता है तो ये स्टॉक्स बाय करना चाहिए, क्योंकि ये टेम्पररी फिनोमेना है। अगले 2-3 महीने में क्लैरिटी आने से पहले ही स्टॉक रिकवर कर जाएगा। काम की कही राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया। 60 से 90 दिन का मामला है कुल मिला के। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि 60 से 90 दिन बुखार रह सकता है, लेकिन स्टॉक पहले रिकवर करना शुरू हो जाएगा, ये भी राहुल ने बता दिया, क्योंकि ये कोई मेजर ब्रीच नहीं है, बहुत मेजर वायलेशन नहीं है, ऑपरेशनल कमी रह गई है, उसको वो उन्होंने कहा है कि हम इमीडिएट सही करेंगे। तो आज की गिरावट को देखिए, और कुछ दिन में थोड़ी हो सकती है। बाजार हमेशा ओवर स्ट्रेच करता है, नीचे भी ऊपर भी, हो सकता है नीचे स्ट्रेच करे, उसी में आपको अपना माहौल बनाना पड़ेगा खरीदारी का, जो हम अपने पैनलिस्ट से बताते रहेंगे। एक बार क्विक व्यू ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़े हैं। किरण, किस भाव पे वापस लेना चाहिए इसको? 7000 तक जाए, 68, 6500 कहाँ तक लगता है नीचे में? सो बजाज फाइनेंस का अगर हम चार्ट देखें तो एक मेजर ब्रेकआउट हमने देखा था 7800 के आसपास, 8000 तक स्टॉक गया, 81, 8200 तक गया। वहां से अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, और रिसेंटली जो फॉल आया है कहीं ना कहीं एक राउंडिंग टॉप पैटर्न, या तो हम इसको कहते हैं कि एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, जिसका बेरिश अगर टोन देखे या तो टारगेट देखे तो डेफिनेटली जैसे आपने बताया नीचे 6800 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 6800 वापस उसका पुराना एक ब्रेकआउट लेवल है, तो मेरे हिसाब से बॉटम फिशिंग करने के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए।
चांसेस है 7,000 से 6,800 के बीच में हमें बॉटम बनता दिखे, वहां पे बाइंग करनी चाहिए। एज ऑफ नाउ करंट मार्केट से थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात तो हो गई। आगे बढ़ते हैं। एक और स्टॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स कल जो है 700 के करीब चला गया था, और उसके अंदर हुआ क्या है कि टाटा मोटर देखिए 670 बंद हुआ है, डेज हाई पे 3% ऊपर। टाटा टेक जो कंपनी है, जो टेक्नोलॉजी कंपनी है इनकी, उसके आईपीओ का मामला बन रहा है, प्राइस बैंड आ गया है और ऑलमोस्ट लॉन्च हो रहा है। और टाटा मोटर्स जो है वो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर है टाटा टेक का। तो 22 नवंबर को खुलेगा, 24 को बंद होगा। शानदार कंपनी है, इसको आपको देखना चाहिए। 19 साल के बाद टाटा ग्रुप का 18 साल के बाद टाटा ग्रुप का आईपीओ आ रहा है। लास्ट टाटा टीसीएस था, और टाटा ग्रुप है, वैल्यू छोड़ेगा ये टेबल पे। उम्मीद बाजार की ये है कि ये बहुत स्टीपली वैल्यूएशन नहीं करेंगे इसका। ऐसा नहीं कि सब कुछ निचोड़ लें, रिटेल इन्वेस्टर के लिए थोड़ी वैल्यू छोड़ी जाएगी बाकी सारी कंपनियों में। इसको ज़रूर देखना चाहिए, इसका हम डिटेल एनालिसिस भी आपके लिए कल लेके आएंगे शो पे। लेकिन एनीवेज पॉइंट ये कि टाटा मोटर्स रीरेट हो रहा है, क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आ रहा है, इस वजह से रीरेट हो रहा है। ये मुद्दे की बात है। टाटा मोटर्स में जो मूव चल रहा है कपिल, क्या ये अभी देखिए 60-70% इस साल चल चुका है, यहां से भी मलाई बाकी है इसमें। ब्रॉडर एनालिसिस में करता हूँ, और जिस हिसाब से मैंने इसकी टाइम की साइकिल की एनालिसिस किया हुआ है, तो 1994 से लेके अभी तक स्टॉक की एक साइकिल रही हुई है कि 6 साल अपसाइड, 6 साल डाउनसाइड, 6 साल अपसाइड, 6 साल ऊपर की तरफ, 6 साल नीचे। एक ही एक्सेप्शनल वहां पे रहा था 2008 के यहाँ पे, लेकिन 6 साल की इसकी साइकिल रही है। अभी हम जिस लेवल पे हैं, तो ऑलरेडी 4 साल इस अपसाइड मोमेंटम हो गए हैं, 2 साल और भी बाकी है। तो ये अगर टाइम वाइज साइकिल एनालिसिस हमने किया हो तो इसकी बात है। शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव में यहाँ पे देखता हूँ तो मलाई अभी बाकी है, और इसका फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है, क्योंकि 70 दिनों से स्टॉक प्राइस एक रेंज में रहा था। ऊपर में 670 का लेवल रीच कर रहा था, और नीचे में कहां ना कहां पे 620 से लेके 600 का एक सपोर्ट लेवल ले रहा था। तो 70 दिन का एक कंसोलिडेशन पैच यहाँ पे बना हुआ था, जिसका हमें कल ब्रेकआउट पैटर्न देखने मिला हुआ था, एंड कप एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट हमें देखने मिला हुआ है। तो यहाँ से एक फ्रेश अपसाइड मोमेंटम एमर्ज हो तो वैसे इसके चांसेस काफी अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, टाटा मोटर्स जो रफ्तार बनी है शायद यहाँ से और ये आगे जारी रहे। लेकिन एक बार ये समझ लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से शेयर हैं, कहाँ पर अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं, कहाँ पर थोड़े से नरमी के संकेत हैं आगे जाते हुए। ये सब कुछ हाईलाइट करके हमारे सामने आ रही हैं विनी मोतीवाला हमारी सहयोगी। विनी, बताइए क्या फोकस में होगा आज? बिल्कुल, तो पहले जो ब्रोकरेज नोट है वो है SBI लाइफ पे। यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली मेंटेन कर रहा है ओवरवेट रेटिंग, टारगेट प्राइस है 1650 रुपीस पर शेयर। नाउ मैनेजमेंट ने मेंटेन किया हुआ है अपना AP ग्रोथ गाइडेंस जो है 18 to 20% पे, और VNB मार्जिन गाइडेंस जो है वो है 28 to 30% पे। इसीलिए देखें तो मॉर्गन स्टैनली काफ़ी पॉजिटिव है SBI लाइफ पे। वो बोल रहे हैं कि ऐसा कोई रिस्क नहीं दिख रहा है उनको जहाँ पे इंक्रीज करेगा SBI के लिए जो कमीशन पे आउट है वहाँ पे कुछ इंक्रीज होगा, तो इसीलिए ज़्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं लग रहा है उनको, क्योंकि SBI का जो अडॉप्ट करा है एक ओपन आर्किटेक्चर, जो मैनेजमेंट क्या देख रहा है कि वहाँ पे प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है रिस्क के लिए। दूसरा जो स्टॉक है मॉर्गन स्टैनली के रेडार पे उनके ब्रोकरेज नोट में है वो है PB फिनटेक। यहाँ पे भी ओवरवेट रेटिंग है, टारगेट प्राइस है 910 रुपीस पर शेयर। वो देख रहे हैं कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रीमियम ग्रोथ इन रिटेल हेल्थ में दिख रहा है, तो उसके बहुत साल के बाद ये ऐसा दिख रहा है। और इंक्रीमेंटली फोकस भी रहेगा ऑन कंपनी की फोकस, जो PB फिनटेक की फोकस है वो उनके एड स्पेंड्स पे, स्पेशली हेल्थ बिजनेस साइड पे, जहाँ पे रिटेल हेल्थ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रीमियम दिख रहा है, तो इसीलिए PB फिनटेक पे फोकस में रहेगा। उसके अलावा ब्रोकरेज नोट्स आई है काफ़ी सारी बजाज फाइनेंस पे, तो CLSE की एक है। वो बोल रहे हैं कि जो RBI का नोटिफिकेशन आया था, गाइडलाइंस आई थी, मोर ऑफ एन ऑपरेशनल ब्रीच के लिए था रादर देन अ मेजर वायोलेशन, तो ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है बजाज फाइनेंस पे। वो बोल रहे हैं कि थोड़े टेक अपग्रेड्स टू जनरेट एंड इश्यू of a KFS on the spot will be needed, ऐसा वो CLSA हाईलाइट कर रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि while the ban जो बैन हुआ था is effect the calculate will impact ओवरऑल जो प्रॉफिट पे आएगा वो है 6% पे। इनक्रेड ने भी हाईलाइट किया है कि ओवरऑल इम्पैक्ट होगा मे बी थोड़ा क्वार्टरली AUM ग्रोथ पे, मे बी मिड सिंगल डिजिट में होगा। बिलीव कर रहे हैं कि ये कोई मेजर इश्यू नहीं है जो आया हुआ है RBI पे, वो एक ऑब्वियसली ऑपरेशनल ब्रीच है रादर एंड मेजर वायोलेशन, जैसे CLSA ने भी बताया था। तो इनक्रेड भी बता रहा है कि ये इश्यू सॉर्ट आउट हो जाएगा थोड़े क्वार्टर्स में, और क्लोज वो ध्यान रखेंगे इस इश्यू पे, एंड उनकी कोई एस्टिमेट में चेंज नहीं हो रही है। तो ये नोट आ रही है बजाज फाइनेंस पे।
शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो फंडामेंटल के बारे में शायद जानते होंगे, लेकिन क्या कमाई के लिए ये काफी है? चलिए बाजार के एक और पहलू को समझते हैं और अब टेक्निकल को जानते हैं। ईटी नाउ स्वदेश टेक्निकल शास्त्र, बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ एक मास्टर क्लास। जुड़ो सही ज्ञान के साथ, बदलो बढ़ो देश के साथ। तो आगे बढ़ेंगे जल्द ही आपके लिए खास ये पेशकश लेकर आएंगे टेक्निकल शास्त्र, जहां पर टेक्निकल चार्ट्स की बारीकियों को समझने का मौका आपके लिए होगा और आप सिर्फ किसी के सलाह के भरोसे नहीं, खुद एक्सपर्ट बन के अपने एक्यूमेंट से, अपने नॉलेज से अपने ट्रेड आप खुद से छांट सकेंगी। ये सीरीज आप देखने के बाद ये हमारा भरोसा है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और कुछ और स्टॉक्स पर फटाफट अब चर्चा की शुरुआत करेंगे, जहां पर आज फोकस बना रहेगा। टीसीएस के बायबैक का भाव आ गया है और साइज भी इन्होंने अनाउंस कर दी है। 17,000 करोड़ रुपए की साइज है, 4,150 करोड़ रुपए का भाव है। कल हमने देखा था टीसीएस के शेयर को चलते हुए और खैर बाकी सारे आईटी स्टॉक्स भी चल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं महीने भर से हम ये कह सकते हैं कि टीसीएस का शेयर एक रेंज में ही रहा है। लेकिन चूंकि ऊपर के भाव आए हैं, मार्केट प्राइस से 20% ऊपर का भाव है, 4,150 रुपए का, तो थोड़ी सी फॉलो बाइंग फिर से होगी, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं टेंडेंसी ये भी होती है कि शेयर खरीद के ओपन मार्केट से फिर बायबैक में टेंडर करते हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी के लिए भी लोग शेयर लेते हैं। किरण, टीसीएस किस तरह से आप देख रहे हैं शेयर को और क्या सलाह होगी आपकी, क्योंकि रेंज में रहा है, और इस न्यूज के दम पर आप किस तरह का एक्शन देख रहे हैं आगे? हाँ, सो ओवरऑल टीसीएस का चार्ट अगर हम देखें तो स्टॉक काफी दिनों से हम देख रहे थे कि 3500 और 3300 की रेंज में फंसा हुआ था। एक बार 3400 के आसपास का ब्रेकआउट आया, फिर हमने देखा कि वन साइड 3700 तक की मूव आई। वहां से स्टॉक एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, कहीं ना कहीं अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने को लगा था। रिसेंटली हमने देखा कि 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट हुआ। कल ही न्यूज के चलते हुए वहां से एक रेंज ब्रेकआउट हमें डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। तो 3400 के ऊपर जब तक टीसीएस सस्टेन है, डेफिनेटली हमें लॉन्ग करना चाहिए। कोई भी डिप आता है इवन दो 3370 3380 तक, तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो 3350 का रखना है, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली हम यहाँ से 3400 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो चांसेस है 3500 तक की एक रैली देख सकते हैं, जो उसकी 100 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस जोन है। तो करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आता है 3350 का स्टॉप लॉस रखिए और टीसीएस में हम लॉन्ग करके जा सकते हैं। ठीक है, तो टीसीएस में लॉन्ग करने की सलाह है। इस बीच हमारे साथ पैनल पर अरिहंत कैपिटल से रत्नेश गोयल भी जुड़ चुके हैं। रत्नेश, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। आज आप ट्रेड के मौके कहाँ देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। मुझे ऐसा लगता है कि जो मोमेंटम मिड कैप में बना हुआ थोड़ा सा कंटिन्यू रह सकता है। तो जो ट्रेड के मौके बनेंगे वो मुझे ऐसा लगता है कि मिड कैप में स्टॉक्स में अभी भी बनते रहेंगे। तो जो मेरा पहला स्टॉक आइडिया रहेगा वो शेल्बी का रहेगा। शेल्बी में एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद में वापस से ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो ये जो ब्रेकआउट है उसका टारगेट 303 रुपए तक आ सकता है। स्टॉप लॉस लगाएंगे 288 का। दूसरा रहेगा पीएनबी हाउसिंग में भी सेम पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है। इसमें भी कंटिन्यू हाई राइट फॉर्मेशन में कंसोलिडेशन में चले गए थे स्टॉक। कल के सत्र में वापस से ब्रेकआउट देखने को मिला, तो 782 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 805 रुपए के टारगेट इसमें बन सकते हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में भी खरीदारी करने की सलाह है 805 के लक्ष्य के लिए, और शार्बी में भी खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर रत्नेश की तरफ से। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हमने आपके सामने रखी। कुछ और खबरों पर नजर डालें तो आज सुजलॉन भी फोकस में रहेगा। यहाँ पर भी खबर आ रही है कि कंपनी अपने न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय से RLMM की लिस्टिंग मिली। कुछ नए यहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च कर रही है, तो एक पॉजिटिव खबर आ रही है यहाँ पर कंपनी के लिए, जिसके चलते आज भी फोकस में रहेगा। कल भी हमने देखा था कि स्टॉक अपने अपर सर्किट पर था और अपने हाइस के पास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। हालांकि पिछले एक साल में अगर हम देखें तो स्टॉक में करीब 400% से ज़्यादा की तेज़ी ये स्टॉक दिखा चुका है। 40-50 के पास है। कपिल, क्या सलाह देंगे सुजलॉन एनर्जी में? क्या अभी भी आप एंट्री के मौके देख रहे हैं सुजलॉन में, जिनको अगर खरीदारी करनी हो तो इस खबर के चलते? जी, बेसिकली सुजलॉन का ट्रेंड तो काफी पॉजिटिव ही है, और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर इसका देखता हूँ तो जो इसके पहले के 36-37 लेवल के जो रेजिस्टेंस लेवल थे वो पार कर चुका है, और अभी इसका पोजिशनली नेक्स्ट बेस्ट जो रेजिस्टेंस आता है वो 50 रुपए तक आता है। तो करंट लेवल से भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट ऊपर में दिखा सकता है। बट बाय द सेम टाइम अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड करता है 2 या 3% के स्टॉप लॉस के साथ में, तो वहां पे ये स्टॉक उनको सुटेबल ना रहे, क्योंकि ये स्टॉक काफी बढ़ चुका है। तो एक एक्यूमुलेशन अप्रोच
अप्रोच रखना चाहिए कि थोड़ा बाय करो, थोड़ा नीचे जाए तो और एक्यूमुलेट करो। और इस स्टॉक का जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, तो कभी भी उसने अपने 2 दिन के जो प्रीवियस लो था उसका लो इसने ब्रीच नहीं किया हुआ है। तो ये एक आइडियल स्टॉप लॉस बन जाता है कि जो 2 दिन के पीछे का है वो स्टॉप लॉस मान के चले, थोड़ा सा क्वांटिटी अभी बाय करें, नीचे पे और एक्यूमुलेट करें, और पोजिशनली स्टॉक का अपसाइड पोटेंशियल अभी भी 50 रुपीज तक का देखने मिल रहा है। राइट, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं मयूरेश जोशी से, वो भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मयूरेश, ये वेदांता पे आपने नई खबर देखी है कि वो एक सऊदी अरेबिया में एक कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं और वहाँ पे कॉपर का कारोबार करेंगे। एक तरफ पैसा जुटाने की कोशिश हो रही है, प्रमोटर लेवल का डेट उतर नहीं रहा है। देखिए, डेज लो बंद हुआ कल स्टॉक, ये सडनली गिर के, वो भी ऐसे समय में जब बाजार में कुल मिला के जबरदस्त तेजी चल रही थी 240 पे। अच्छा, इसमें लॉन्ग पोजीशन ही बन रही है, डेटा ये बता रहा है सरप्राइजिंगली, मैं खुद बहुत सरप्राइज हूँ कि इसमें लॉन्ग पोजीशन बन रही है। आप 240 के भाव पे बिजनेस मॉडल को कैसे देखते हैं, लेने लायक है? मॉर्निंग अजय। नहीं, जैसे आपने राइट को लिखा, आई थिंक काफी सरप्राइजिंग है, क्योंकि जो बॉन्ड के रीपेमेंट्स करने हैं इनको ये वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष के लिए, और दूसरी तरफ जो केपेक्स के अनाउंसमेंट से कर रहे हैं इंटरनेशनल एसेट्स एक्वायर करने के लिए, ये कुछ तालमेल जम नहीं रहा है। तो जो हम अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट कहते हैं, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब डेट रीपेमेंट और बॉन्ड रीपेमेंट पहली आई थिंक एक सोल स्ट्रेटेजिक डायरेक्टिव होनी चाहिए, अलॉन्ग विद स्टेबिलिटी इन ऑपरेशंस। क्योंकि आप अभी भी देख रहे हैं कि कमोडिटी प्राइसेस काफी वॉलेटाइल है, चाइनीज डिमांड हैज नॉट कम बैक फुल्ली, एंड probably from an asset purchase time this might be a good time, but looking at their balance sheet मुझे लगता है थिंक एक ये जो मूव है ये शायद बैलेंस शीट accretive ना हो, स्पेशली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। Obviously, I think all the cash that they have also used from Kinzing's balance sheet, वहां से अभी डिविडेंड यील्ड भी बहुत ज्यादा आना वेदांता से आई थिंक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए ये दोनों जो एक पहलू हैं, ये शायद वे इन करे स्टॉक प्राइस पे। आई थिंक वी आर मेंटेनिंग अ न्यूट्रल स्टांस ऑन इट। मयूरेश, क्योंकि मैं अपने चार्टिस्ट पैनलिस्ट से तो पूछ नहीं सकता ये, इसलिए मुझे मजबूरी में आपसे ही पूछना पड़ रहा है, ये नहीं जानते हुए कि पता नहीं आपने चेक किया या नहीं, लेकिन ये प्रोटियन का जो आईपीओ आया कल सर्किट पे बंद हुआ है 20%, उससे पहले भी 12%, मतलब 30-32% 2 दिन में चल गया। हमने यहाँ 18 ऑफ स्वदेश पे तो बताया था कि ये काफ़ी यूनिक कंपनी, अपने व्यूअर्स को जरूर देखना चाहिए, बट बाजार की इतनी ज़बरदस्त फैंसी, आपने इसके बिजनेस मॉडल को देखा है? नहीं अजय, फ्रैंकली आई थिंक टाइम नहीं मिला देखने के लिए, बट जो मूव्स आए हैं और जितना पढ़ चुका हूँ, आई थिंक इट्स फेयर इनफ टू से कि अच्छा खासा आई थिंक प्राइस में आ चुका है। आई थिंक देयर इज अ फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट। आई थिंक जो 18,800 से 19,600 की जो एक रैली हुई है, मिड कैप्स वापस जबरदस्त तरीके से ऑल टाइम हाइस के आसपास हुए हैं, स्मॉल कैप्स ऑल टाइम हाई की तरफ हुए हैं। आई थिंक जो रुके हुए थे वापस टू प्रॉब्ली वेट फॉर अ करेक्शन, वो आया नहीं, नए आईपीओ की लिस्टिंग जोरदार हुई। आई थिंक एक मिस्ड आउट फीलिंग भी जबरदस्त तरीके से है, नॉट जस्ट फॉर दिस न्यू लिस्टिंग बट जनरली मार्केट में। ठीक है, प्रोटीन जीओवी टेक पर ये व्यू 2 दिन से बढ़िया रफ्तार हम देख रहे हैं लिस्टिंग के बाद। हालांकि लिस्टिंग थोड़ी सी सुस्त हुई थी, उसके बाद इसने रफ्तार पकड़ी है। लेकिन कोल इंडिया आज फिर से फोकस में रहेगा। कल हमने देखा था कि शेयर ये 52 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचा था और कुछ दिनों पहले ही जेफरीज ने इसको अपग्रेड किया था, और जेफरीज के साथ साथ तमाम जो ब्रोकरेज हाउसेस थे उनकी तरफ से 400 के आसपास तक के टारगेट्स निकल के आए थे शेयर के लिए। लगातार तेजी में देखिए, पिछले महीने भर में 12-14% के आसपास ये शेयर चल भी चुका है। और कल ये खबर आई है कि सरकार कोयला प्रोडक्शन का जो लक्ष्य है उसको बढ़ाएगा, क्योंकि मांग बढ़ रही है, और टारगेट जो है 1404 मेट्रिक टन किया जाएगा 2027 तक, और 2023 तक 1577। तो एक बढ़िया प्लेस्ड है ये, कह सकते हैं कि मोनोपोली भी है जिस सेगमेंट में ये ऑपरेट करते हैं। कोल इंडिया, इसके चार्ट्स को जरा कपिल आप देखिए और आप जरा बताइए कि क्या इसमें कोई ट्रेड बनता है? निवेश के लिए तो चलिए ठीक है, मतलब वो तो राय मिल ही गई है, तमाम ब्रोकरेज हाउसेस तो बुलिश हैं ही, लेकिन कल हमने फिर से इसको 52 हफ्ते की ऊंचाई पर जाते हुए देखा, ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा स्लिप होकर नीचे आया है। एंट्री किसी को करना है तो कहां करना है?
जी, बेसिकली हमने एक सेक्टर का एनालिसिस किया हुआ था और सेक्टर को हमने रैंकिंग दी हुई थी, तो उसमें से पीएससी सेक्टर जो आता है वो एकदम ऊपर के लेवल पे ही आता है। तो पीएससी सेक्टर्स में ओवरऑल एक काफी अच्छी मोमेंटम है और हाँ, कोल इंडिया का भी जो चार्ट का स्ट्रक्चर हम देखते हैं वो काफी अच्छा रहा हुआ है। बीच में काफी सारे इसके रेजिस्टेंस लेवल थे, वो उसने इजीली ही ब्रेकआउट किया हुआ है। लेट्स से कि जो पहले काफी टाइम पहले 250 का रेजिस्टेंस था और उसके बाद में 320 का रेजिस्टेंस था, अभी 340 के रेजिस्टेंस है। तो विदाउट एनी काइंड ऑफ द रिएक्शन स्टॉक प्राइसेस ने काफी अच्छे से उसके अब ऊपर मूव किया हुआ है, तो एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ देखने मिली है। कल के दिन में थोड़ा सा हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिला था, तो थोड़ा सा कूल ऑफ शायद हो पाए। नॉर्मली जब भी कोई स्टॉक ने काफी स्ट्रॉन्ग मूव देता है तो उसका 50% हम देखते हैं कि वहां तक रिट्रेस हो। तो 350 के लेवल पे यहाँ पे चल रहा है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट 338 340 के लेवल पे यहाँ पे आता है तो स्टॉक प्राइस में काफी अच्छा एंट्री लेवल बन जाता है और रिस्क और रेशियो 330 के स्टॉप लॉस के साथ में अच्छा बैठने मिलता है। और ऊपर में इसका जो नेक्स्ट बेस्ट हम इमीडिएट हर्डल देखते हैं वो 380 के लेवल पे यहाँ पे आता है। तो माइन्यूट रिट्रेसमेंट पे बाय करना चाहिए 330 के स्टॉप लॉस के साथ और 380 का पोटेंशियल रह सकता है। 380 तक के लक्ष्य आपको कोल इंडिया में आते हुए दिख सकते हैं। मयूरेश जी, जरा आप ना रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में व्यू दीजिए, क्योंकि इंडेक्स जो है 15 साल की नई ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। कल हमने देखा कि जो दिग्गज जो हैं इसमें डीएलएफ वहां पर अच्छी रौनक रही, गोदरेज प्रॉपर्टीज 52 हफ्ते की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है और मिड कैप स्मॉल कैप मतलब कि पूरा का पूरा सेक्टर ही बजिंग है। इसमें से अगर हम वैल्यूएशन के लिहाज से पूछें कि अभी भी आपको क्या बहुत ही फेयरली वैल्यूड लग रहा हो जहां पर पोजीशन लेनी चाहिए 6 महीने के लिए या फिर साल भर के लिए, तो आपकी नजर कहां पर है? पहली चीज तो रियल एस्टेट साइकिल जो एक 5 से 6 साल का साइकिल रहता है, वी आर प्रोबेबली इन द मिड साइकिल ऑफ दिस मेगा साइकिल रियल एस्टेट साइकिल में। इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जो ट्रेंड्स उभर के आ रही हैं वो अर्बन रियल एस्टेट कंजम्पशन हो, सेमी अर्बन हो या जैसे टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी काफी डेवलपर्स अपनी प्रोजेक्ट्स ग्रो कर रहे हैं। आई थिंक ये एक बहुत साफ तरीके से दिख रहा है कि जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं सेल्स वेलोसिटी बहुत तगड़ी हो रही है। डीएलएफ के आपने तो इमेजेस देखे ही होंगे जहाँ पे 1 दिन 2 दिन में आई थिंक बिक्री हो जाती है। पुणे में 2-3 हफ्ते पहले ट्विटर पे इमेजेस आए थे कि 1-2 लॉन्चेस हुई थी जहाँ पे पूरा का पूरा आई थिंक गज भरा हुआ था इन टर्म्स ऑफ बाइंग आउट। तो आई थिंक डिमांड स्पेसिफिकली आई थिंक जो मिड और प्रीमियम लेवल की है वहां पे जबरदस्त तरीके से ग्रो हो रही है। गवर्नमेंट ऑल्सो इज फोकसिंग ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग, इन्वेंट्री लेवल्स अच्छे खासे कम हो चुके हैं और ये सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते मुझे लगता है रियल एस्टेट प्रोबेबली रिमेन्स अ मोमेंटम सेक्टर लुकिंग एट द साइकिल। हैविंग सेड दैट, जिनके पास स्टॉक्स डीएलएफ जैसे हो बिल्कुल होल्ड करने चाहिए। ओबेरॉय रियल्टी और गोदरेज प्रॉपर्टी ये थोड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं मार्केट्स में इंडिया में हमें। 2-3 चीजें, एक जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे इनकी एक जो अंडरलाइंग डिमांड है ये अच्छी खासी है। दूसरा आई थिंक जो गोदरेज प्रॉपर्टी के केस में है जो एसेट लाइट मॉडल ये फॉलो कर रहे हैं अलग अलग शहरों में, ये डेफिनेटली वैल्यू एक्रेटिव होगा क्योंकि बहुत ज्यादा डेट या लेवरेज बैलेंस शीट पे एक्यूमुलेट नहीं होता और इसकी वजह से आई थिंक एक जो बॉटम लाइन ग्रोथ होती है विद लेस लेवरेज ऑन बैलेंस शीट ये सिग्निफिकेंट होती है। और तीसरा आई थिंक जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स और इन्वेंट्री है वहां पे भी आई थिंक जो कलेक्शंस है ये अच्छे खासे हो रहे हैं क्योंकि आज आप अकाउंटिंग देखेंगे तो कैश फ्लोज देखना बहुत जरूरी है रियल एस्टेट कंपनीज के लिए, बिकॉज जो इनका मॉडल है दैट इज ऑन अक्रूवल बेसिस, यानी जैसे अक्रूवल बेसिस से ज्यादा रियलाइजेशन बेसिस। सो आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ लुक एट कैश फ्लोज और इसलिए ये तो कंपनी शायद विद इन द फैक्ट थोड़ी बेटर लगती है मार्केट। चलिए आगे बढ़ते हैं, भसीन साहब से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग भसीन साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने कल एक ऑब्जर्वेशन दिया और मैं जानना चाहता हूं आपको मालूम कैसे चला। आपने कहा कि ये आम गैप अप नहीं होगा, अपने प्री मार्केट ने बोला था कि अजय ये नॉर्मल गैप अप नहीं होगा। आज गैप अप तो होगा बड़ा, लेकिन इंटरडे कोई पुल बैक नहीं आएगा और ये होल्ड करेगा अपना गैप अप। और एग्जैक्टली कल अगर आप इंटरडे देखिए तो गैप अप हुआ बड़ा, अब पूरे दिन जो है पूरे सेशन में वो एक भी इंटरडे डिप नहीं आई। इनफैक्ट हम डेज हाई पे बंद हुए 19,700 के करीब। आज ये 20-25 पॉइंट का गैप अप तो बता रहा है, बट ये जो गैप्स जो हमारे सेल हो रहे थे ये कंप्लेक्शन चेंज हो गया बाजार का, आपने सही पकड़ा कल। हाँ, गुड मॉर्निंग अजय जी, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और आपको सोमवार को ही कहा था कि मंदी वालों को पकड़ा जाएगा ऑन वेडनेसडे और वो शुरुआत है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा पेसिमिज्म था या कंसोलिडेशन था। और सबसे बड़ा प्लेयर कल रिलायंस ने एक्चुअली लेड द चार्ज। जो हम कह रहे थे कि आज भी मुझे लगता है रिलायंस, एचडीएफसी बैंक
बैंक्स में बहुत अच्छी चाल दिख रही है। आप रिजल्ट्स देखिए, आप मैक्रोस देखिए, आप ये देखिए कि इन अ सिनेरियो वेयर यील्ड्स एंड ऑयल एंड इन्फ्लेशन ऑल सीम टू बी ऑन द लोअर साइड, एज एन इमर्जिंग मार्केट इंडिया में फ्लोज आने ही हैं, और सीजनली भी ये टाइम है जहां आपके यहाँ अच्छा एक कॉन्डूट आता है। कल भी एफआईएस की बाइंग है, आई थिंक दैट विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज और फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स, गिवन दैट दे आर बीन अंडरवेट। और साथ में द बिगेस्ट ट्रिगर इज के 16,500 करोड़ का सिप आया पिछले महीने। तो अजय जी, दाद तो उनको दीजिए, रिटेल इन्वेस्टर जो रियली छोटे छोटे शहरों में पैसे डाल रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे आर द रियल बैकबोन, और वो बैकबोन तो और आगे बढ़ने वाली है। तो ये तो जो रिटेल फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड ओनिंग एंड एसेट क्लास इक्विटी, ये तो और मोमेंटम है। तो फिंगर्स क्रॉस 20,000 आ रहा है इस महीने। तो 20,000 आ रहा है इस महीने। पॉजिटिव नोट के साथ संजीव जी, आज आपके टॉपिक्स बताइए। हाँ, तो देखिए, मुझे फेडरल बैंक बहुत पसंद है। आई थिंक इन द मिड कैप बैंक्स दैट हैज बीन री-रेटेड, उसकी अर्निंग्स भी बहुत अच्छी आई है, उसकी आउटलुक अच्छी है। और आपको शायद पता है कि फेडरल बैंक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लेंडर्स इन द गोल्ड लोन। और जैसे मुथूट के नंबर, जब मनप्पुरम के नंबर्स आए हैं, फेडरल का वो भी इट्स अ 10% मार्केट शेयर ऑफ देयर्स व्हिच दे हैव इन दैट स्पेस। तो मुझे लगता है फेडरल बैंक पे पैसा डालना चाहिए। 160 162 का भाव दिखता है, 145 146 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दूसरा मुझे पसंदीदा शेयर है अशोक लीलैंड। आप एयरपोर्ट्स पे जाइए, आप देखिए इंडिगो की सारी ब्लू बसेस, दे आर द थर्ड लार्जेस्ट बस मेकर इन द वर्ल्ड। Their in their commercial vehicle, they are getting more market share even from Tata Motor. और thirdly, अब उनका जो new products है, new small vehicles हैं, in that they are gaining market space. तो अशोक लीलैंड I think is a very very good four-wheeler stock to buy, और मुझे लगता है ये न्यू हाई पे जाएगा एक्चुअली तो, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के लिए 180 का टारगेट है, 170 का स्टॉप लॉस। द फेडरल बैंक और अशोक लेलैंड, ये दो शेयर आपके फोकस में होने चाहिए। लेकिन भसीन साहब नमस्कार, दो चीज आपसे और चाहिए। एक तो देश भर के ट्रेडर्स के लिए आज की ट्रेडिंग कॉल्स, और दूसरा देश के लिए शुभकामनाएं संडे के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपने कल मैच देखा होगा, और ये भी बता दीजिए कि संडे को आप किसको देखना चाहेंगे फाइनल में इंडिया के साथ। मैच तो बिल्कुल देखा सर, और क्या सबने दिल खुश कर दिया। और आप तो मुंबई में तो खैर 4 चांद लग गए थे, कोई ऐसा वर्ल्ड का सेलिब्रिटी नहीं था जो नहीं था। और हमारे लिए तो क्या बताएं, बहुत ही इट्स अ थिंग टू बी प्राउड, इट्स समथिंग व्हिच इज इमोशनल। आपको पता है व्हाट क्रिकेट इज फॉर अस। और साथ में हिचकोले आए थे बीच में, जैसे मार्केट में आते हैं कि कहीं न्यूजीलैंड की चाल पकड़ ना जाए, बट हैट्स ऑफ टू शमी ने जो किया है, मुझे लगता है इट इज कॉल्ड Our semi-final has been won by Shami, और कोई दो राय नहीं। संडे को विक्ट्री इज assured, और यही बात मैं आपको शेयर बाजार की भी कह रहा हूं, मंडे को गैप अप फिर मिलेगा। तो ट्रेडिंग कॉल में मुझे आज बहुत पसंद है। देखिए, मैं अभी भी कहता हूं, ट्रेडिंग की जगह आप पीबी फिनटेक लेके रखिए। पीबी फिनटेक मेरे हिसाब से 1100 रुपए का भाव होना चाहिए। और अगर आज के लिए आपको एक कॉल लेनी है, तो मेरा कॉल होगा रिलायंस ने बहुत कंसोलिडेट करी है। अगर इस शेयर बाजार को ऊपर जाना है तो 2340 रुपए पे रिलायंस लेना चाहिए। रिलायंस का भाव मुझे 2700 रुपए दिखता है बाय द एंड ऑफ द ईयर, और उसके कई कारण भी हैं, लेकिन अनडाउटेडली रिलायंस इज माय प्ले ऑन अ ट्रेडिंग कॉल, ऑन अ डिलीवरी कॉल, और एन इन्वेस्टमेंट। 10% अपसाइड, 12% अपसाइड इज कमिंग इन रिलायंस। पीवी फिनटेक और रिलायंस। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन अपनी कॉज बताने के लिए। वैसे जिनको नहीं पता, और अजय आपको भी जान के बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि वसीम साहब इतने क्रिकेट कितने बड़े फैन हैं ना, उसके पीछे राज ये है कि ये खुद अपनी कॉलेज की टीम के कैप्टन रहे हुए हैं। SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे वसीम साहब। ये तो आपने बड़ी अच्छी ट्रिविया निकाल के बताई अभिषेक। खिलाड़ी तो पुराने थे, केवल बाजार के खिलाड़ी नहीं है पुराने, बट क्रिकेट के भी पुराने खिलाड़ी हैं, इसीलिए बाजार की बारीकियों की तरह क्रिकेट की भी बारीकियां समझते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने बताया अभिषेक। करेक्ट। तो ये दो बढ़िया शेयर पीवी फिनटेक पर वैसे अच्छी रिपोर्ट भी आई है। मॉर्गन स्टैनली की 910 रुपए के टारगेट दिए हैं, और आज वसीम साहब के भी रडार पर ये शेयर है। और रिलायंस, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि कल अच्छी इसमें रफ्तार दिखी है, आज फिर से आपके फोकस में होना चाहिए।
ट्रेड के लिहाज से यहाँ पर मौके बनते हुए दिखाई देंगे। बढ़िया, भसीन साहब बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। कुछ और शेयर मयूरेश जी, एक ना आपसे जरा व्यू चाहेंगे हम टीसीएस के शेयर पर। देखिए होता क्या है कि बायबैक के जो पिछले एक्सपीरियंसेस रहे वो हम कह सकते हैं कि लोगों के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे हाल फिलहाल वाले। हालांकि ये 5वां बायबैक होगा, 17,000 करोड़ रुपए के आसपास का बायबैक है। तो क्या आप टेंडर करने की सलाह देंगे जिनके पास शेयर हो? और दूसरा छोटा सा इसमें एक और जवाब दीजिए, क्या शेयर खरीद कर टेंडर करने की सलाह देंगे इसमें आप? ना तो मेरे हिसाब से आई थिंक जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। ऑब्वियसली मेरा एक बायस भी हो सकता है, क्योंकि जो मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है आईटी सेक्टर के लिए, ये बहुत जबरदस्त तरीके से एक प्ले आउट होगी इन द नेक्स्ट 7 to 8 years, 10 years। अब जो भी पहलू देखे आईटी सेक्टर का, डेटा सेंटर स्पेंडिंग हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, 5G ऑटोमेशन हो, एआई हो, ये सारी चीजों के लिए आई थिंक जो $multi-million ट्रांसफॉर्मेशनल डील्स लगेंगी शायद थोड़ी थम सकती है 1-2 तिमाहियों के लिए, लुकिंग एट हाउ ग्लोबल कंडीशंस आर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। थोड़े प्राइसिंग में शॉर्ट टर्म झटके इश्यूज आ सकते हैं, पर अगर आप लॉन्गर टर्म ट्रेजेक्टरी दिखते हैं तो मुझे लगता है आई थिंक टीसीएस ये स्टॉक को टेस्ट क्रिकेट जैसा देखना चाहिए। आई थिंक लगे रहे आप, बहुत ज्यादा चिंता नहीं करें, T20 इसमें नहीं खेलना चाहिए, और इसलिए मुझे लगता है टेंडर नहीं करना चाहिए। है सलाह टीसीएस के बायबैक को लेकर। इंश्योरेंस स्पेस से भी एक दो स्टॉक्स हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी पीबी फिनटेक को हाईलाइट किया था संजीव जी ने, और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी आई है पॉजिटिव। उसके अलावा एसबीआई लाइफ पर भी हम देख रहे हैं कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की राय देख रहे हैं, और 1650 का लक्ष्य है एसबीआई लाइफ पर। और एचडीएफसी लाइफ में भी कल हमने देखा कि अच्छी तेजी थी। तो ये दोनों स्टॉक्स कल अपने दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुए इंश्योरेंस स्पेस के। किरण, इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ स्टॉक को अगर देखें तो क्या आज के लिए भी कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको? ओवरऑल इंश्योरेंस स्पेस के अंदर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी लाइक एचडीएफसी और एसबीआई की अगर हम बात करें तो दोनों एक टाइम करेक्शन जोन के अंदर है। इस दोनों में अगर प्रेफर्ड पिक हम देखें तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस लग रहा है। रीजन बीइंग आप देखोगे तो उसके जो मूविंग एवरेज क्लस्टर है उसके आसपास, सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ एक नैरो फॉलिंग चैनल है इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर, वहां से ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी है जहां से ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो मल्टीपल पैटर्न ब्रेकआउट है, साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर और वॉल्यूम वाइज से भी इसको सपोर्ट मिल रहा है कि जो अपसाइड है वो कंटिन्यू रह सकती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है। सो एचडीएफसी लाइफ जो है वो करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जा सकते हैं। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 620 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और जिस तरह की चार्ट पैटर्न है यहाँ से हम डेफिनेटली 660 670 तक के लेवल एचडीएफसी लाइफ में देख सकते हैं। तो एचडीएफसी लाइफ वुड बी द प्रेफर्ड पिक। ठीक है, तो एचडीएफसी लाइफ पर आज ट्रेड लेकर जा सकते हैं। कुछ ही देर में प्री ओपनिंग की भी शुरुआत होगी। लेकिन रत्नेश जी, क्विकली आप आयशर पे भी राय दीजिए, आयशर मोटर्स पर, क्योंकि कल का था ये टॉप गेनर। क्या आज के लिए भी लॉन्ग ट्रेड लेकर जा सकते हैं आयशर में, या फिर कुछ मुनाफा वसूली एक्सपेक्टेड है स्टॉक में? नहीं, आयशर मोटर में काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने को मिला। अपने की एवरेजेस के साथ में चला था। यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे तो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बना था 200 मूविंग एवरेज के आसपास में। तो इसके बाद में अब सभी की एवरेजेस के ऊपर आ गया है। कल के सत्र में काफी स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिला है। डेली चार्ट में, वीकली चार्ट में काफी अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे एक हैमर कैंडल स्ट्रिंग बनी वीकली चार्ट में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो तेजी बनी है ये बिल्कुल बरकरार रहेगी। कल के सत्र में किसी ने दिया है तो इसमें बिल्कुल बने रहना चाहिए। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए 3780 रुपीज का। और मेरे हिसाब से जो ऊपर में टारगेट बनेंगे, पहला जो टारगेट बन जाएगा वो 3900 का। उसके बाद जो तेजी बनेगी वो 41 रुपए तक के लिए जा सकती है। और स्टॉक से बारे में बातचीत कर लेते हैं। साइंट डीएलएम को लेके आइए, वहां पे कुछ खबर है। इनफैक्ट मयूरेश, सिर्फ साइंट ही नहीं, हमने देखा कल एम्फोसिस में 5 से 6% का मूव दिखा अच्छे वॉल्यूम के साथ। टेक महिंद्रा भी रिबाउंड किया। आईटी स्टॉक्स में एक नई जान लौटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बाजार का व्यू ये है कि अगर रेट्स इंडीड पीक आउट हो गए तो ग्रोथ स्टॉक्स को अच्छे वैल्यूएशन मिल सकते हैं। आपको लगता है कि आईटी स्टॉक्स का वर्ष हो गया यहाँ से? और अगर हाँ, तो आपके पसंदीदा स्टॉक्स कौन से हैं आईटी में? तो अजय, आई थिंक अगर आप डिफरेंशिएट करें मिड कैप और लार्ज कैप आईटी में, तो मिड कैप आईटी में तो कभी बहुत ज्यादा करेक्शन आया ही नहीं। इनफैक्ट वो एक अलग ही अपने बुल जोन में है। और इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर आप कमेंट्रीज देखें तो प्राइसिंग और डिमांड का कोई इश्यू इनको दिख नहीं रहा है। जो इनकी ऑर्डर साइजेस होती हैं 1, 5 या 10 मिलियन के आसपास, वो अभी भी क्लोज बरकरार है। जो आप अज्यूम कर रहे हैं और जो मार्केट अज्यूम करके चल रहा है कि एक सॉफ्ट लैंडिंग होगी यूएस में, विच मीन्स दैट डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ठीक ठाक ही रहनी चाहिए।
अक्रॉस सेक्टर्स फॉर दिस स्पेस। और इसलिए जो एक मोमेंटम हमने देखा है मिड कैप आईटी में, आई थिंक इसमें शायद एक मोमेंटम बरकरार रहे। ऑब्वियसली यू कैन वेरी वेल आर्ग्यू कि आई थिंक जो वैल्यूएशन गैप है मिड कैप और लार्ज कैप में अच्छा खासा फेल हो चुका है। इनफैक्ट प्रीमियम पे आ चुका है मिड कैप आईटी कंपेयर टू लार्ज कैप आईटी। लेट स्टेज बेसिस पे भी है जैसे हम देख रहे हैं एमएसआई में, इसलिए शायद मोमेंटम बरकरार रह सकता है, बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स थोड़े कॉशियसली करने चाहिए। ऑब्वियसली वॉच आउट फॉर स्टॉक्स लाइक अ बिरला सॉफ्ट, सोनाटा, एलटीआई माइंडट्री, persistent. I mean, you can name the pack, KPIT Technologies as an example. I think phenomenal कर रहे हैं. But large cap में भी I think focus रखना चाहिए. I'm not saying jump in right now. Maybe एक तिहाई के आसपास. I think once this quarter is over, जो एक Morlocks का quarter रहता है, जब commentaries आएंगी, जब शायद pessimism rule out हो जाएगा completely for the sector और valuations completely in favor आ जाएंगे. मुझे लगता है कि एक reverse trade शायद in the next year लार्ज कैप आईटीज की तरफ उछल के आ सकता है। तो एट दिस मोमेंट राइड द मिड कैप आईटी ट्रेंड, बट आई थिंक वन क्वार्टर डाउन द लाइन मुझे लगता है आई थिंक मिड कैप लार्ज कैप आईटी एक रिलेटिवली सेफर और फेवरेबल इफेक्ट हो सकती है। राइट, देखते हैं प्री मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हो रही है अभी, और इसको थोड़ा समय दीजिए। 9 बजे को मत मानिए, 9-7 तक भाव सेटल होंगे, उसके बाद हम देखेंगे बाजार कहाँ पे जा रहा है। एनबीएफसीज कल देखिए श्रीराम फाइनेंस में बहुत ज़बरदस्त बाइंग थी, डेज हाई बंद हुआ 2% ऊपर। इंडिया बुल हाउसिंग में बाइंग थी। एनबीएफसीज इन जनरल अब चलना शुरू हो गए वापस से एक गैप के बाद, क्योंकि बाजार का ये व्यू है कि गिरते हुए इंटरेस्ट रेट्स में, जो कि 6 महीने के बाद रेट कट शुरू हो जाएंगे, एनबीएफसीज को ज़्यादा फायदा होता है। बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट्स में बैंक्स को ज़्यादा फायदा होता है। तो यहाँ से अगर एनबीएफसीज चलते हैं तो कौन से एनबीएफसीज पे बेट करना चाहिए? स्मॉल कैप, मिड कैप, जहाँ टर्न अराउंड हो रहे हैं, आईबी हाउसिंग टाइप जो ऑलरेडी अच्छा चल रहे हैं, एलआईसी हाउसिंग, पीएनबी, या बड़े वाले श्रीराम जैसे? ये एक सवाल बन के आ रहा है। कपिल, आप बताइए, आप किस पे बेट करेंगे अगर मुझे एक एनबीएफसी पे बेट लेनी है? जी, एनबीएफसी का जो मैं चार्ट एनालिसिस करता हूं तो वहां पे एलएनटी फाइनेंस हाउसिंग मुझे ध्यान में आता है कि एलएनटी फाइनेंस एलएनटी का ये जो इसका 144 का जो लेवल था काफी टाइम से हर्डल लेवल रहा होता जिसको काफी इजीली इसने क्रॉस किया हुआ है, और डेली चार्ट में भी काफी दिनों का इसका जो राउंडिंग बॉटम था उसका भी हमें ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। तो 150 का लेवल अभी चल रहा है। कल के दिन में भी स्टॉक ने अच्छा मोमेंटम दिया था, एक फ्लैग पैटर्न का कंटिन्यूएशन साइन हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में और भी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। 150 के लेवल पे चल रहा है और इसकी अपसाइड पोटेंशियल कहाँ पे 161 से लेके 162 की रहनी चाहिए, और स्टॉप लॉस हम यहाँ पे 145 का मेंटेन कर सकते हैं। तो इस स्टॉक पे एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। ठीक है, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग हमने लगातार मजबूती देखी, अब 150 रुपए से ऊपर जाकर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। लेकिन शरद हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी 9 के 9 रत्न लेकर। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, बजाज फाइनेंस जो है सबसे पहला स्टॉक रहने वाला, और यहाँ पे ओवरनाइट डेवलपमेंट आई है कि आरबीआई ने डायरेक्ट किया है कंपनी को कि जो सैंक्शनिंग और डिसबर्सल होती है लोन्स की, उनकी 2 स्कीम से, ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड से, उसको जो है बंद कर दें। अब ऑफकोर्स इसका जो इम्पैक्ट इसलिए है क्योंकि जो नॉन एडेरेंस देखने मिला है प्रोविजंस का, स्पेशली जो डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन हुआ, ये आरबीआई ने कहा है। थोड़ी सी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑलरेडी हमने स्टॉक में भी देखी थी कल की ट्रेडिंग सेशन में, और कंपनी का भी बयान आया है कि कोई मटेरियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है नहीं होगा इस आरबीआई एक्शन के लिए। तो इस पे जो है ज़रूर फोकस रखेगा। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा टीसीएस, और यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट बायबैक रिलेटेड जो है अनाउंसमेंट आई है, जहाँ पे जो डेट है, रिकॉर्ड डेट, वो अनाउंस कर दिया गया है, वो है नवंबर 25 का। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस बायबैक में, जो लास्ट डेट होगी आपके बाइंग के लिए जो एलिजिबिलिटी में, वो रहने वाला है नवंबर 23 पे। और हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से अगर 25% अलॉटमेंट जो हिस्टोरिकली देखने मिला है वो उस नंबर्स पे आएंगे तो लगभग 5% का गेंस जो है बन सकता है। तीसरा स्टॉक रहेगा रेटगेन ट्रैवल, और यहाँ पे उनकी QIP इशू खुल गई है। 600 करोड़ का टोटल कैपिटल रेज की एक्टिविटी है ये, और जो फ्लोर प्राइस रखा है वो है 677 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि 5% के डिस्काउंट लेवल्स पे। चौथा स्टॉक रहेगा सुजलॉन एनर्जी, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनको जो है 3 मेगावाट की जो टरबाइन के ऑर्डर्स है विंड टरबाइंस की, उसमें जो है उनको एक इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट से मिला है। एक लिस्ट में आ गए हैं मॉडल्स मैन्युफैक्चरर्स के MNRE सेगमेंट में। इसके कारण आगे जाते हुए जो है अच्छी कमर्शियलाइजेशन देखने मिल सकती है, जो बेनिफिट कर सकता है सुजलॉन एनर्जी को। पांचवा स्टॉक रहेगा टाटा मोटर्स, और यहाँ पे जो टाटा टेक
कि जो IPO है उनकी प्राइस बैंड जो है घोषित कर दिया गया है। टाटा मोटर्स इसलिए फोकस में रहेगा क्योंकि लगभग 65% स्टेक जो है होल्डिंग टाटा टेक पे इनका है और यहाँ पे OFS के जरिए वो शेयर्स भी ऑफलोड करेंगे। अब देखा जाए तो नवंबर 22 को ये IPO खुलेगी और वैल्यूएशंस ने हमने कंपेयर किए तो इनके जो LTTS, KPIT, टेक, टाटा एल्क्सी जैसे पियर्स हैं उनसे ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं सस्ता ये एक स्टॉक है। और FY24 की जो P रेशियो देखे तो ऑलमोस्ट 28.8 टाइम्स आ रही है। 6th स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है स्टार हेल्थ मैनेजमेंट। यहाँ पे नुवामा के रिपोर्ट के हिसाब से 2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है। सबसे पहला है कि एवरेज प्राइस हाइक पूरे इंडस्ट्री में लगभग 20% का लिया गया है और कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को लेके जो है कुछ प्राइस हाइक्स और आ सकते हैं, लगभग 10 से लेके 12% के रेंज में स्टार्स के पोर्टफोलियो में। हालांकि ऑपरेशनल नंबर्स की अगर बात करें इनिशियल ट्रेंड्स तो वहाँ पे थोड़ी मिले जुले ज़रूर नतीजे देखने मिल रहे हैं। 7वां स्टॉक रहेगा VST टिलर्स और यहाँ पे जो है एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आई है। 3 नए ट्रैक्टर्स जो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में उन्होंने वो लॉन्च किया है। इसके अलावा 8वां स्टॉक जो रहने वाला है वो हमारा सेगमेंट है बिग बोल्ड ब्रोकरेज। यहाँ पे फोकस में रहेगा PCBL। JM फाइनेंशियल ने इनिशिएट किया है बाई रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस रखा है 290 रुपीज़ पर शेयर और वो कह रहे हैं कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेलविंड्स जो है देखने मिल रहे हैं कंपनी को और कंपनी जो है जो कमर्शियलाइजेशन होती है कार्बन ब्लैक के लिए, लिथियम आयन बैटरीज के लिए, उसमें जो है इंपॉर्टेंट री रेटिंग फैक्टर देखने मिल सकता है। और इम्पॉर्टेंटली जो EBITDA पैट का CAGR एक्सपेक्टेड है वो लगभग 12 से लेकर 14% एक्सपेक्टेड है अगले 2 साल में। आखिरी स्टॉक रहेगा फोकस में वो है फिनिक्स मिल्स और यहाँ पे जो खबर आ रही है यहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग एक नई पोटेंशियल डेवलपमेंट की जो है बातचीत चल रही है थाने रीजन में। ये लगभग 30 लाख स्क्वायर फीट की जो है डेवलपमेंट हो सकती है और ये रिटेल या मिक्स्ड यूज़ दोनों में से एक हो सकता है। और जो डील फाइनलाइजेशन है हमारे चैनल चेक्स के हिसाब से लग रहा है कि 3 से लेकर 4 महीने तक ये अनाउंसमेंट आ सकती है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि थाने जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की जो एरिया है वहाँ पे जो है एक दूसरा बड़ा प्लेयर ओबेरॉय रियल्टी भी जो अपनी टाउनशिप्स लॉन्च कर रहे हैं और हीरानंदिनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर रहे हैं और ब्रोकर से हमें पता चल रहा है कि जो कमर्शियल रेट्स है उसमें भी जो है आप देख सकते हैं सिंगल डिजिट ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस अगले 6 महीने में रेंटल्स में देखने मिल सकती है। तो कमर्शियल स्पेस भी जो है थाने एरिया में डेवलप हो रहा है तो उसका बेनिफिशियरी फिनिक्स मिल्स हो सकता है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो ये 9 के 9 शेयर आपके फोकस में ज़रूर होने चाहिए और बाजार खुलने के बाद हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि इन शेयरों में बड़ा एक्शन ज़रूर होता है। लेकिन मयूरेश जी आपसे ज़रा डाबर पर व्यू चाहेंगे। इनकी US में 2 सब्सिडरीज को वहाँ पे लॉ सूट थे उससे उनको राहत मिली है, डिफेंडेंट्स के कैटेगरी से बाहर कर दिए गए हैं, हालांकि एक सब्सिडरी अभी है। आप इस खबर को किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये पॉजिटिवली कुछ इम्पैक्ट करेगा शेयर को आज? सेंटिमेंटली पॉजिटिव है बट अगर आप पूरे पैक को देखें तो मुझे लगता है आई थिंक 2 कंपनीज के रिजल्ट्स काफी बेहतर और शानदार रहे थे। एक ऑब्वियसली टाटा कंज्यूमर रही है जहां पे वॉल्यूम ग्रोथ उनके फूड कारोबार का, बेवरेजेस कारोबार का बहुत शानदार रहा है। मार्जिन्स में भी अच्छी खासी आई थिंक स्टेबिलिटी हमने देखी है और जो एक आउटलुक है जनरली बिजनेस को लेके, स्पाइसेस हो, उनका सॉल्ट पोर्टफोलियो हो और अगेन बेवरेजेस और फूड पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग इंटरनेशनल बेवरेजेस और जो एक अच्छी ट्रैक्शन मिल रही है स्टारबक्स के बिजनेस में, मुझे लगता है आई थिंक ये नतीजा काफी बेहतर था जो इस पे नजर जरूर रखनी चाहिए। और दूसरा गोदरेज कंज्यूमर, आई थिंक विद इन द स्पेस इटसेल्फ जो वॉल्यूम ग्रोथ थी स्पेसिफिकली इंटरनेशनल सब्सिडरीज की ये काफी अच्छी आई थी। विद इन द कोर इंडिया पोर्टफोलियो इटसेल्फ जो उम्मीदें हम लगाए बैठे थे और जो डिलीवरी आई है अर्निंग्स की ये काफी ठीक ठाक रही है और इसलिए हमें लगता है आई थिंक जो वॉल्यूम लेड प्राइस ग्रोथ है स्पेसिफिकली आई थिंक FMCG क्षेत्र के लिए जहाँ पे रूरल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग थोड़े लैग के साथ वापस आ सकती है, दीज 2 कंपनीज हैव डन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस एज फार एज द ओवरऑल पैक इज कंसर्न। तो अगर पूरे पैक को मैं देखूं तो शायद टाटा कंज्यूमर एंड गोदरेज कंज्यूमर स्टैक कंज्यूमर ज़्यादा बेहतर लग रहा है स्पेस में। PCBL को भी अभी थोड़ी देर पहले शरद हाईलाइट कर रहे थे। फिलिप्स कार्बन, JM फाइनेंशियल्स की रिपोर्ट आई है जिसमें कि खरीदारी की जो राय है वो इनिशिएट की है अपनी कवरेज और 290 के लक्ष्य देख रहे हैं स्टॉक के लिए। स्टॉक में PCBL में भी हम देख रहे हैं लगातार एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है, प्री ओपन में आधा % ऊपर इंडिकेशन भी मिल रहा है। कपिल, क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए PCBL में मौजूदा स्तरों पर? PCBL एक चुनिंदा ऐसा स्टॉक है जो केमिकल स्पेस में से काफी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है। स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे भी काफी अच्छा है। स्टॉक ने 2018 से लेकर
23 तक 150 के जो लेवल थे वो कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस लिए हुए हैं। तो इस स्टॉक का हमें एक तरीके से कहे तो 5 साल का एक ब्रेकआउट भी हमें देखने मिल रहा है, जो कि काफी एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव डेवलपमेंट आती है। और जब भी लॉन्ग टर्म की पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है और शॉर्ट टर्म में जब भी हमें कुछ ब्रेकआउट देखने मिलते हैं, तो शॉर्ट टर्म के ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी वैलिडेट होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। स्टॉक पिछले 3-4 दिनों से थमा हुआ है, लेकिन स्टॉक प्राइस का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। 216 के ऊपर ये स्टॉक मूव करता है तो फिर से हमें ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। तो 216 के ऊपर ये स्टॉक को ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए और वहां पे स्टॉप लॉस आपका 208 का आ जाएगा। तो यहाँ पे हम तकरीबन 8 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, तो 15 से 20 रुपए का ऊपर में हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है। टाइम हाई पर है 290 की टारगेट जेएम फाइनेंशियल की तरफ से, लेकिन इन स्तरों पर भी आप रिस्क ले सकते हैं और एंट्री ले सकते हैं खरीदारी करने का 208 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर। चलिए अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट अपडेट, वहां पर भी ले लेते हैं। विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। विश्वमोहन बताइए। देखिए, नॉन एग्री मार्केट की बात करें पूछा तो जो शुरुआत हुई है वो कमजोरी के साथ हुई है। गोल्ड में एकदम सपाट 60,125 के आसपास, चांदी कल करीब 750 रुपए की तेजी दिखी थी, लेकिन आज यहां पर दबाव दिख रहा है, करीब 200 रुपए नीचे आ गया। लेकिन अभी भी 72,000 रुपए के ऊपर चांदी है, 60,000 के ऊपर सोना है। कच्चे तेल की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में भी दबाव है, यहां पर भी दबाव दिख रहा है। ब्रेंट 80 के आसपास है, एमसीएक्स पर अब 6,350 के नीचे है, 1.5% की गिरावट आज दिख रही है। नेचुरल गैस में देखें तो 2% की कमजोरी यहां पर भी दिख रही है। बेस मेटल्स में चारों ही काउंटर की जो शुरुआत हुई है हल्की कमजोरी के साथ हुई है, 1/4 से आधे % तक की गिरावट कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम और लेड में दिख रही है। लेकिन क्या जो आज ये गिरावट है, क्या करना चाहिए? 2 दिनों की जो तेजी के बाद आज यहाँ पर ब्रेक लगा है, क्या करना चाहिए? लेकिन अभी भी लग रहा है, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो राय आ रही है कि अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। 60,450 तक सोना आज इंट्राडे में फिर से जा सकता है, तो लोअर लेवल पे बाइंग की सलाह आ रही है। चांदी भी खरीदारी की सलाह आ रही है, आज की गिरावट में फिर से खरीदे और शाम तक 72,500 रुपए तक भी चांदी जा सकती है। यानी उम्मीद है कि ये तेजी बरकरार रहेगी। लेकिन कच्चे तेल पर कि में जो गिरावट है वो और कंटिन्यू होगी नीचे की तरफ। कच्चा तेल आज दिन के दौरान 6,300 तक आ सकता है। इस ट्रेड में सेल कॉल, यानी 2 बाई की और 1 सेल की ट्रेडिंग कॉल है आज दिन के लिए। जी, शानदार खुशखबरी देते हुए विश्वा की कच्चे तेल में गिरावट आ सकती है, इसको शॉर्ट करें कमोडिटी ट्रेडर्स। लेकिन इक्विटी के लिए भी इसमें एक संकेत है, गिरता हुआ क्रूड एक्चुअली मार्केट्स को, भारतीय मार्केट को बहुत बल देता है। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वा इन सब के लिए। मयूरेश, आरईसी पीएफसी के वैल्यूएशन पे एक व्यू लेना चाहूँगा। 1 टाइम क्रॉस हो गए, स्टॉक डबल हुए हैं लेकिन वैल्यूएशन भी डबल हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो लेंडिंग स्पेस में एवरेज वैल्यूएशन चल रहे हैं उससे नीचे हैं। अभी एक और एनबीएफसी पावर एनबीएफसी का आईपीओ आ रहा है इरेडिया का। खास बात उसमें यह है कि वो पूरे रिन्यूएबल्स को रिन्यूएबल स्पेसिफिक एनबीएफसी है गवर्नमेंट की। मैं पावर एनबीएफसी पे आपका व्यू लेना चाहूंगा, इस भाव से कहां वैल्यूएशन कंफर्ट है? नहीं तो विद इन द स्पेस आई थिंक काफी अच्छी मूव आ चुकी है, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक जो एक डायनामिक्स है दोनों के बैलेंस शीट पे, ये अच्छे खासे इंप्रूव हुए हैं। डिस्कॉम से जितनी रिकवरीज थी पिछले कई तिमाहियों में, ड्विडल डाउन होकर काफी मैनेजेबल लेवल्स पे आ चुकी हैं। दूसरा, क्योंकि सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं, एसेट क्वालिटी के प्रेशर्स बिल्कुल नहीं रहते बैलेंस शीट के ऊपर, और डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी रहती है। तो आई थिंक ये तीनों पहलू बहुत अच्छी तरह से आई थिंक फेवर में आ रहे हैं, जो प्राइस पे प्रोबेबली दिख रहा है पीएफसी और आरईसी जैसे। दूसरा आप ये देखें, जो एक टारगेट सेटिंग है इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल्स एज अ स्पेस ओवर द नेक्स्ट 7 to 8 years। आई थिंक एनटीपीसी का खुद का टारगेट देख लीजिए, 130 गीगावाट में more than half will contribute from renewables as a space। तो यहाँ पे जो financing लगेगी, obviously I think a new player is coming on board, but कहीं ना कहीं I think existing players like PFC, REC are structurally going to benefit from disbursement pattern, और ये शायद numbers में reflect हो। Again, इसके जो एक business model है compared to the rest is a little bit unique, और इसलिए I think ये पूरे cycle में कैसे play out होते हैं देखना बहुत जरूरी है। एक ही risk factor है अजय जी, कि आई थिंक जो लेने वाला है वो गवर्नमेंट है, इनको जो रिसीवेबल्स है वो गवर्नमेंट से है। फॉर सम रीजन और द अदर आई थिंक अगेन ये थोड़ी डिलेज आने लग गए हैं, तो बैलेंस शीट शायद डिटीरियोरेट हो जाए। बट ओवरऑल आई थिंक द स्टोरी लुक्स स्ट्रक्चरली वेरी वेरी स्ट्रांग। जिनके पास बिल्कुल बने रहना चाहिए वो पीएफसी। ठीक है, तो ये व्यू, लेकिन बाजार खुलने में करीब करीब 1.5 मिनट के आसपास का समय रह गया है और लगातार 3 सत्र की तेजी हमने देखी है। कल तो बहुत ही भारी भरकम तेजी थी, लेकिन आज थोड़ी सी शांत शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं और अच्छी चीज़ भी है। ज़्यादा गैप से ना खुले अगर बाजार तो आपको मौके मिल जाते हैं ओपनिंग के साथ साथ ही।
निफ्टी 19,672 कल वाले ही लेवल पर, सेंसेक्स 65,665 ये लेवल फ्रीज हुए। और निफ्टी बैंक की बात करें तो कल हमने ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखी थी, आज हल्की सी तेजी पर शुरुआत यहां पर भी होगी, करीब 50 अंकों पर ये शेयर आपको खुलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो बजाज फाइनेंस, आरबीआई से जो इनको दिशा निर्देश मिले हैं, जो 2 प्रोडक्ट्स के जरिए लोन बांटने पर रोक लगी है, थोड़ा सा झटका जरूर है। हालांकि हम चर्चा कर रहे थे कि ऑपरेशनली ये इम्पैक्ट करेगा और शॉर्ट टर्म के लिए होगा, बहुत ज़्यादा मटेरियल इंपैक्ट इसका नहीं आएगा और ब्रोकरेज भी ऐसा ही मानते हैं। लेकिन शुरुआती झटका शायद लग सकता है क्योंकि 4% के गैप पर खुलने की आशंका है इस शेयर की। और बजाज फिनसर्व जो कि पेरेंट कंपनी है वो भी इसको फॉलो करेगी। 1.5% गिरावट वहां पर है। पावर ग्रिड में हम 1.5% के नरमे पर शुरुआत होते हुए देखेंगे। रिलायंस से थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है क्योंकि कल बड़ी तेजी हमने देखा है। हालांकि अभी 0.4% नीचे दिख रहा है, लेकिन खुलने पर देखते हैं क्या होता है। लेकिन निश्चित तौर पर टीसीएस बायबैक के प्राइस का ऐलान किया है 4,150 रुपए, 17,000 करोड़ रुपए की साइज है, तो वहां पर एक अच्छी शुरुआत आपको होती हुई दिख सकती है। चलिए, बाजार की शुरुआत हो गई है और जैसा कि इंडिकेशंस थे ओपनिंग प्री ओपन के टेक्स से निफ्टी और सेंसेक्स हल्की हल्की गिरावट पर शुरुआत हुई है। 19,650 के आसपास है निफ्टी। हालांकि 3 सत्र में हमने 19,400 से 650 तक के हमें स्तर देखे, ठीक ठाक ऑलरेडी तेजी हुई है। लेकिन अगर आप शुरुआत में अगर आप एडवांस डिक्लाइन के रेशियो को देखेंगे तो वो बाजार के पक्ष में है। 400 शेयर, हर 400 शेयर के मुकाबले 1200 शेयर निफ्टी पर एनएससी पर आपको दिखेंगे हर निशान के साथ, तो करीब करीब 1:3 का रेशियो है। हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 3 बढ़ने वाले शेयर बाजार में आपको दिखेंगे। टीसीएस और करीब करीब आधे % की मजबूती पर यहां पर शुरुआत हुई है। ओएनजीसी है आज टॉप गेनर, लेकिन 1% के आसपास ही गेन से ओएनजीसी के। टीसीएस आधा %, कोल इंडिया आधा %, डॉक्टर रेड्डीज, अडानी पोर्ट्स यहां पर आधे % के आसपास की तेजी है। कल की तेजी के बाद आईटी स्टॉक्स में आज भी हल्की हल्की फॉलो बाइंग आ रही है। आप टीसीएस को देखिए, आप इन्फोसिस, एचसीएल टेक को देखिए, वहां पर आपको ये तेजी थोड़ी थोड़ी दिखेगी। लेकिन बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व कमजोरी है 2.5% के आसपास की। पावर ग्रिड में 2% के आसपास की नरमी। टाइटन, ब्रिटानिया यहाँ पर कंजम्पशन वाले जो शेयर है यहाँ पर 1% के आसपास की गिरावट पर शुरुआत होती हुई हमें दिख रही है। लेकिन अगर आप वायदा के खिलाड़ियों को देखेंगे तो एमसीएक्स ने क्या गजब की रफ्तार पकड़ी है। आज भी जो शुरुआत हुई है वो 6-7% ऊपर अभी शुरुआत होती हुई दिख रही है। इसको जरा हम फिर से एक बार चेक करेंगे। नहीं, 2900 रुपए के आसपास जरूर है, लेकिन कल के बाद आज थोड़ी सी इस पर ब्रेक लगते हुए हमें दिख रही है। लेकिन HPCL यहाँ पर भी तेजी है। पावर अगर कंपनीज की बात करें तो पावर कंपनीज में हमने लगातार तेजी देखी है और पीएफसी में आज भी हमने शुरुआत थोड़ी सी ठीक ठाक साइड पर देखी है। तो ये माहौल है दिग्गजों का, लेकिन शुरुआत सदी हुई, बहुत ज्यादा ड्यूरेशन खुलने के बाद नहीं हो रहा। 19,650 के आसपास निफ्टी की कोशिशें होल्ड करने की, और कुछ बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसे कुछ बड़े शेयर आज दबाव बना रहे हैं। और मेटल की बात करें तो कल बड़ी तेजी हुई है, आज थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग वहां पर हमें आती हुई दिख रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील या फिर हिंडाल्को आप देखेंगे आधे % नीचे कारोबार कर रहे हैं। पूजा, मिड कैप में आपकी नजर कहां पर है? मिड कैप स्टॉक्स में भी देखेंगे तो ज़्यादा कुछ बड़ा एक्शन नहीं है, यहाँ पर भी शायद शुरुआती देखने को मिल रही है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर अगर नज़र डालेंगे तो हम देख रहे हैं कि जीएसके फार्मा जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर कि 4% की तेज़ी है। मैक्स हेल्थ केयर में करीब 3% की मजबूत शुरुआत इस वक्त देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल स्पेस आज भी चल रहे हैं और चुनिंदा अगर एनबीएफसीज की बात करें तो वहाँ पर अच्छी तेज़ी बन रही है। मनप्पुरम फाइनेंस 3.5% ऊपर, कल कुछ पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई थी, कल की तेजी आज भी कंटिन्यू हो रही है मनप्पुरम फाइनेंस में। इसके अलावा टायर शेयरों में भी आज तेजी है। जेके टायर है 2% ऊपर, केआरबीएल में हल्की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। फर्स्ट सॉल्यूशन 2% ऊपर है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त हर निशान में ट्रेड कर रहे हैं मिड कैप स्पेस में। कमजोर साइड में देखेंगे तो वेल्सपेन इंडिया, एंजल वन, पावर ग्रिड्स जैसे स्टॉक्स हैं जो कि हल्की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो मिड कैप स्पेस पे भी हम देख रहे हैं ज़्यादा कुछ बड़ा एक्शन नहीं है, धीरे धीरे यहाँ पर हो सकता है बाइंग देखने को मिले। लेकिन कुछ स्टॉक्स जहाँ पर कि अच्छी बाइंग नजर आ रही है उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मनप्पुरम फाइनेंस अब आ चुका है 4% ऊपर। इस पर एक बार सलाह ले लेते हैं। कपिल, आपसे व्यू लेना चाहेंगे। मनप्पुरम फाइनेंस आज भी मजबूत शुरुआत है, क्या करना चाहिए स्टॉक में? स्टॉक की मोमेंटम काफी अच्छी आ रही है और जो वीकली
चार्ट के यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखने आता है 156 का, जो काफी टाइम से एक ब्रेकआउट मिड्स रेजिस्टेंस रहा होता, तो उसके ऊपर अभी स्टॉक ने मूव करना चालू किया हुआ है। लेकिन ऑफ कोर्स ऑन डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक ने ऑलरेडी अच्छा मूव कैच कर लिया हुआ है। 122 से लेके 156 वन वे में स्टॉक ने अपसाइड मोमेंटम आई हुई है, तो थोड़ा सा कूल ऑफ होना लाजमी बनता है। तो स्टॉक प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस कर जाए, क्योंकि मैं नॉर्मली रिट्रेस ट्रेड काफी ज्यादा प्रेफर करता हूँ। तो 157 पे है और इसका जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल में देख रहा हूँ तो 152 के यहाँ पे है। तो 152 के यहाँ पे रिट्रेस होता है तो ऑफकोर्स एक बाय का कैंडिडेट ये बन जाता है। और ऊपर में जो इसकी अपसाइड पोटेंशियल जो मैं देख रहा हूँ शॉर्ट टर्म में, वो कहाँ पे 163 से लेके 165 तक आते हुए देखने मिल सकती है। ठीक है, मणप्पुरम फाइनेंस पर ये भी, लेकिन एक बार एक काम करते हैं, अपने तीनों एक्सपर्ट से ये समझ लेते हैं कि ओपनिंग के अभी ट्रेड्स क्या हैं, कहां पर मौके बन रहे हैं। किरण, शुरुआत आपसे करना चाहेंगी। आप आज ये काम कीजिए, चूंकि थोड़ा सा गैप डाउन खुला है, बाजार स्थिरता के संकेत भी दे रहा है, तो क्या निफ्टी में कोई ट्रेड बनता है क्या यहाँ से तेजी का 50 पॉइंट के लिए, 75 पॉइंट के लिए, ये बताइए। और स्टॉक्स में आपकी नजर कहां पर, ये बता दीजिएगा। सो निफ्टी की अगर हम बात करें तो कल का जो हाई था वो जब तक क्रॉस नहीं करे, मतलब 19,690 के आसपास का हाई था, जब तक वो क्रॉस नहीं करेगा तो फ्रेश खरीदारी के लिए तो मैं थोड़ा वेटिंग वॉच कहूंगा। जिस तरह का गैप अप ओपनिंग कल हमने देखा था, आज फॉलो बाइंग हमें देखने को नहीं मिल रही, तो हाई क्रॉस नहीं होगा तब तक वेट एंड वॉच कीजिए। दूसरी तरफ इंटरडे चार्ट्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम ओवरबॉट जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो चांसेस है कि ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा नीचे की तरफ और हमें ड्रैग करे। तो निफ्टी में अगर किसी को बाई करना है तो 19,550 से 19,580 के बीच में हमें बाई करना चाहिए। एक गैप फील होने दीजिए। और अगर इंडेक्स स्पेसिफिक आपको ट्रेड करना है तो मेरे हिसाब से आप बैंक निफ्टी के अंदर ध्यान दीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी से काफी स्ट्रांग है और उसका सपोर्ट भी काफी नजदीक है। तो 44,000 के आसपास एक जम के पुट राइटिंग हुई है। सो निफ्टी के अलावा हम बैंक निफ्टी पे ज्यादा फोकस्ड है। अगर 44,000 के आसपास हमें बैंक निफ्टी मिलती है तो वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग ऑन बैंक निफ्टी। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 43,800 के आसपास का मेंटेन कीजिए। और नेक्स्ट जो वीकली एक्सपायरी है तब तक बैंक निफ्टी डेफिनेटली हमें 45,000 तक देखने को मिल सकती है। तो इंडेक्स स्पेसिफिक बाय ऑन डिप्स का ही यहाँ पे रुझान रहेगा। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो HDFC बैंक के ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पे 1500 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आता है HDFC बैंक आप लॉन्ग कीजिए 1500 के आसपास। ओवरऑल स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 1490 का मेंटेन करना है। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है यहाँ पे भी हम 1550 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे लिए बैंक निफ्टी प्रेफर्ड चॉइस रहेगा इंडेक्स में, और स्टॉक स्पेसिफिक HDFC बैंक। ठीक है, बढ़िया है। और निफ्टी बैंक मजबूत है और HDFC बैंक हम देख रहे हैं कि 1500 रुपए के आसपास फिर से आके ट्रेड कर रहा है। कल हमने तेजी देखी और आज भी हल्की सी तेजी पर यहाँ पर शुरुआत हुई है। कपिल, आपकी नजर कहाँ है ओपनिंग ट्रेड के लिए? जो पूजा जी ने पहले की स्टॉक सुझाया हुआ था PCBL का, तो PCBL का मुझे यहाँ पे फॉलोअप साइन देखने मिल रही है स्टॉक। और जो हम 216 का लेवल मेंशन कर रहे थे तो उसके ऊपर का ब्रेकआउट भी आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक में एक फर्दर इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। तो 217 पे चल रहा है, तो यहाँ पे बाय का इनिशिएशन बनता है 208 के स्टॉप लॉस के साथ। और ऊपर में खाना काम है, हमें 228 से 230 के टारगेट देखने मिल सकते हैं PCBL। 28 से 230 तक के टारगेट्स के लिए PCBL, जिसका कि नाम पहले था फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, ये शेयर कपिल करडार पर। रत्नेश जी, आपकी नजर कहाँ है सर? आप क्या खरीदने की सलाह देंगे अभी? मेरे हिसाब से JNFC में काफी अच्छा एक हमको कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला था कल के सत्र में। आज के सत्र में फॉलो अप आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक 705 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। JNFC में ऊपर के जो टारगेट बन सकते हो 730 रुपए तक के बने। सी में 730 के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 1.5% ऊपर इस वक्त स्टॉक कारोबार कर रहा है। मैक्स हेल्थ केयर पर रत्नेश जी आप सलाह दीजिए। 3% ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है, अच्छी तेजी है आज यहाँ पर स्टॉक में भी। कोई ट्रेड लेना चाहिए मैक्स हेल्थ केयर में? बिल्कुल, मैक्स हेल्थ केयर में काफी अच्छा करेक्शन हमको देखने को मिल गया था। अपने की एवरेज इसके पास में आके वहां सपोर्ट लेके वापस से इसमें एक तेजी बरकरार है। चार्ट में किसी भी तरह का कुछ भी नेगेटिविटी नहीं दिखाई थी। जरा से मतलब एक तेजी का एक माइनर सा करेक्शन हुआ था, वापस से अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे 605 रुपए का स्टॉप लॉस लगा गया। जो पहला टारगेट बनेगा 630 का, और उसके ऊपर निकलता तो 660 के टारगेट बनेगा। और इस बीच निफ्टी के टॉप लूजर बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों की ही कमजोर शुरुआत देखने को मिल रही है, जो कि एक्सपेक्टेड भी था कि सेंटिमेंट इम्पैक्ट यहां पर पड़ सकता है इस खबर का। और शुरुआत भी कमजोरी के साथ हुई है। बजाज फाइनेंस 3% नीचे खुला है 7,000 के आसपास। इस पर एक बार टेक्निकल चेक कर ले लेते हैं। कपिल, आप सलाह दीजिए, बजाज फाइनेंस में स्तरों पर क्या करें? क्या और करेक्शन देख रहे हैं इन स्तरों से?
जी, बेसिकली बजाज फाइनेंस वैसा नहीं है कि न्यूज़ के चलते ही 1 आध 2 दिन में हमें करेक्शन देखने मिला है। काफ़ी टाइम से जो बाकी के एनबीएफसीज़ के स्टॉक्स काफ़ी अच्छे मूव कर रहे थे। यही एक स्टॉक था जहाँ पे हमें एक पहले से ही एक नेगेटिव ट्रेंड एस्टेब्लिश होते हुए देखने मिला हुआ है। स्टॉक प्राइस काफ़ी मीन्स तकरीबन 2 सालों से एक ही रेंज में चल रहा है, 5,500 नीचे में और 7,800 ऊपर में। तो ये स्टॉक ऊपर के बैंड से अभी रिएक्ट कर रहा है और अभी तक उसने मिडल पाथ के यहाँ पे ही जो मिडल ऑफ द रेंज है वहाँ पे ही आ रहा है। तो स्टॉक में अभी भी प्रेशर तो बना ही रहेगा और नीचे में जो इसके मैं पोटेंशियल सपोर्ट लेवल देखता हूँ, तो वो कहाँ न कहाँ पे 6,800 के अराउंड मुझे देखने मिल रहे हैं। तो थोड़ा-सा अभी भी पेन रह सकता है। नीचे के लेवल 6,800 के अराउंड हम देख सकते हैं, अगर वहाँ पे हमें हमें कुछ फॉलो अप साइन देखने मिलती है तो। बजाज फाइनेंस को लेकर ये व्यू एक शेयर जो लगातार चल रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का। 170 रुपए से लगातार तेजी हो और 8-9 सत्र से ये शेयर चल रहा है और अब ये पहुंच गया 217 रुपए के आसपास। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया 217 का भाव है, 4.5% की तेजी आज भी है। कल भी ये शेयर चल रहा था। किरण जी, ये कब तक चलता रहेगा और नई सवारी भी इसको राइड करें या फिर निकल गई आगे ये? सो ओवरऑल नई सवारी के लिए तो मैं थोड़ा होल्ड या तो वेट एंड वॉच बोलूंगा, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस से नहीं लेना चाहिए। ऑलरेडी हमने हमारे क्लाइंट को काफी नीचे के लेवल से दिलवाया था, तो कल ही हमने एक प्रॉफिट बुकिंग कॉल भी दिया है। ओवरऑल चार्ट में आप देखोगे तो मोमेंटम इंडिकेटर एक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड ओवरबॉट जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और साथ ही साथ एक राइजिंग चैनल का रेजिस्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं 220-230 के आसपास है। तो ओवरऑल यहाँ पे कोई शॉर्ट की सलाह तो डेफिनेटली नहीं रहेगी, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हो। एक अच्छा खासा रनअप हमें शॉर्ट टर्म में मिल गया है, तो टाइम करेक्शन यहाँ से आ सकता है। ओवरऑल प्राइस करेक्शन इतना आए उतना चांसेस कम है। ओवरऑल 190 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जब तक 190 के लेवल होल्ड है, आप अपनी इस रैली को राइड कर सकते हैं। हमारे हिसाब से 230-240 विद प्रॉफिट बुकिंग जोन, वहां से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो ऑन कॉशियस नोट आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करते रहिए और 190 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और नए इन्वेस्टर इसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। ये है सलाह EMIL पर। चंबल फर्टिलाइजर में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तेजी आ रही है। स्टॉक 3% आ चुका है ऊपर, 315 के आसपास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। अपनी हाइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है ये शेयर। चंबल फर्टिलाइजर में चार्ट्स क्या और मजबूत लग रहे हैं आपको? कपिल जी, आप सलाह दीजिए। जी, चमन फर्टिलाइजर चार्ट काफी अच्छा स्ट्रक्चर है। अब फिलहाल जो फर्टिलाइजर स्टॉक पे उनके सेक्टर के अंदर एक साइडवेज मोमेंटम हमें देखने मिला था, लेकिन चंबल फर्टिलाइजर इन स्पेस में एक वन ऑफ द लीडिंग स्टॉक है। हाई टाइम फ्रेम में मैं देखता हूं तो स्टॉक प्राइसेस ने कहां ना कहां पे अपने वीकली चार्ट पे 200 दिन की मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया हुआ है, बेस बनाया हुआ है और जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है वो ब्रीच करके अभी ऊपर में आ रहा है। तो यहाँ पे जो इसका साइडवेज मूव था, अभी साइडवेज से पॉजिटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। स्टॉक का ब्रेकआउट होके और नीचे में रिट्रेसमेंट हो गया, आज फिर से हमें फॉलो साइन देखने मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी साइन है। तो यहाँ पे फर्दर एक इंप्रूवमेंट हमें देखने मिल सकती है। 314 का लेवल चल रहा है ऊपर में। शॉर्ट टर्म में इमीडिएट रेजिस्टेंस स्टॉक के कहां ना कहां पे 322 से लेकर 325 के हमें देखने मिल रहे हैं। तो जो मिडिल ऑफ द पॉइंट कैंडल का आज जो बनाया हुआ है, तो तकरीबन 208 के 308 के यहाँ पे आता है। तो 308 के स्टॉप लॉस से एक एज एन मोमेंटम ट्रेड ये बन सकता है आज के दिन के लिए। 322 से लेके 324 तक का मूव। 322 से 324 तक के मूव्स चंबल फर्टिलाइजर में बनते हुए दिख रहे हैं। अब कुछ ऐसे शेयरों को देखेंगे जो पावर सेगमेंट से हैं या फिर पावर से जुड़े कैपिटल गुड सेगमेंट से हैं। BHEL और NTPC, इन दोनों पर ही आपसे व्यू चाहेंगे किरण, क्योंकि NTPC हम देख रहे हैं कि 2% ऊपर है, निफ्टी का ये टॉप गेनर है। BHEL में भी 2% के आसपास की तेजी है, फिर से 140 रुपए के आसपास शेयर आ गया है। और परसों के सत्र में जब हमारी विजय चोपड़ा से बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि वैल्यूएशन के लिहाज से अभी भी ये बेहतर एक बेटर प्लेस्ड एक कंपनी है NTPC। 2% की तेजी, 252 रुपए के भाव इसके आ गए हैं। यहां से BHEL और NTPC दोनों के बारे में आप इकट्ठा राय दीजिए, क्या और तेजी की उम्मीद करनी है और क्या फ्रेश ट्रेड लेने हैं क्या दोनों शेयरों में? सो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बात करें तो BHEL हो गया या NTPC हो गया, उसमें डेकेडियल ब्रेकआउट आया तो डेफिनेटली रैली जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। फ्रेश इन्वेस्टर को भी अगर इन्वेस्ट करना है तो हम कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में एक अच्छी रैली आ चुकी है, तो चांसेस है कि यहाँ से अगर कोई नजरिया है किसी का इन्वेस्टमेंट का, तो 1 साल का नजरिया हो तो ही आप इसमें इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये हाई बीटा काउंटर भी है। अगर मार्केट में थोड़ा भी प्रॉफिट बुकिंग आया तो बिकॉज ये परसेंटेज वाइज काफी अच्छे गेन दे चुके हैं, तो वहां पे थोड़ा बहुत एक नॉर्मलाइज प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो उस नजरिए को ध्यान में रखिए, तो उस रिस्क को ध्यान में रख के करंट मार्केट प्राइस से इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेवल वाइज अगर हम बात करें तो BHEL में एक छोटा सा प्राइस करेक्शन आया था, जिसका रेजिस्टेंस 133-135 के ऊपर था। अब उसको क्रॉस कर दिया है, सब इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस से हमें BHEL लॉन्ग करना चाहिए। ओवरऑल स्टॉप लॉस 130 के नीचे मेंटेन कीजिए। और जिस तरह की वीकली और मंथली चार्ट है
एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट है। अगर 140 का लेवल ये सस्टेन रखता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम ऊपर में 170 180 तक की एक रैली देख सकते हैं आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर। तो अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो डेफिनेटली BHEL में आपको लॉन्ग करना चाहिए। सिमिलर वे एनटीपीसी की भी बात करें तो एनटीपीसी में भी एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है मंथली एज वेल एज वीकली चार्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे भी जो ओवरऑल चार्ट है वो मोमेंटम इंडिकेटर स्ट्रेच हो चुके हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है तो डीप में बाई कीजिए। कोई भी टिप आता है नीचे में 240 से लेके 230 तक के बीच में, तो वहां पे आप लॉन्ग कीजिए। एक अग्रेसिव स्टॉप लॉस 220 का रखिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है शॉर्ट टर्म में यहाँ 300 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। सो एनटीपीसी एंड BHEL दोनों में हम करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डेरिवेटिव पे लॉन्ग कर सकते हैं। BHEL में आपको 170 180 के टारगेट्स दिख जाएंगे और NTPC आपको 300 रुपए तक किए जाता हुआ शेयर दिखेगा। कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर हम देखने की रौनक है, उम्मीदें इनसे नहीं थी लेकिन उम्मीदों के विपरीत जाकर अभी प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ फंडामेंटल सुधर रहे हैं इनके। आप वोडाफोन आइडिया को देखिए, आज 3-3.5% के आसपास की तेजी दिखेगी और परसेंटेज मत देखिए, आप भाव देखिए, 6-7 रुपए के आसपास का शेयर हो गया था और अब ये 14 रुपए के ऊपर जाकर 14 रुपए 60 पैसे का इसका भाव है। 4% की तेजी आज इसमें दिख रही है। सुजलॉन कल हमने देखा था कि 40 रुपए का भी इस तरह इसने पार किया था और आज उस तेजी को और आगे ये शेयर बढ़ाता हुआ कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी सुजलॉन के लिए हमने होते हुए देखे, खबरें भी आई हैं। 42 रुपए का भाव हो गया सुजलॉन का, 4% के आसपास की तेजी इसमें भी है। इन दोनों शेयरों में रत्नेश क्या व्यू बन रहा है आपका, सुजलॉन में या फिर वोडाफोन आइडिया में, जिनको जो लोअर लेवल पर अपने आप को ट्रैप्ड महसूस कर रहे थे वो निकलने की कोशिश करें या फिर अपने स्टॉप लॉसेज अब धीरे धीरे ऊपर ट्रेल करते रहें, अब ये शेयर चल निकले हैं? आइडिया पर्टिकुलर देखिएगा, किसी ने बहुत लोअर लेवल पे ले लिया है, जैसे 11-12 रुपए या 10 रुपए के आसपास में, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जरूर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर बनती है। एक पार्शियली जरूर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि एक 16 रुपए के आसपास में इसको सप्लाई जोन आएगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जरूर पार्शियली बुक कर ले और एक 13 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले अपने बचे हुए इन्वेस्टमेंट पे। सुजलॉन की बात करते हैं, सुजलॉन अगर इसने वाकई में अगर नीचे से ले रखा है तो इसको तो बिल्कुल अभी होल्ड करते रहना चाहिए, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। यहाँ से अगर मान लीजिए किसी ने 30 रुपए के आसपास में लिया है तो उनको तो मेरी राय रहेगी कि यहाँ पे इसको अभी मेरे हिसाब से यहाँ पे तो पार्शियली बुक नहीं करना चाहिए और 37 रुपए के स्टॉप लॉस यहाँ पे बने रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो टारगेट अभी नियर टर्म में जो देखने को मिल सकते हैं वो 50 रुपए तक के लिए देखने को मिल सकते हैं। और आज क्लियरली हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में जो दबाव है उसका फायदा मिल रहा है। ऑयल एंड गैस स्पेस की चुनिंदा कंपनियों को भी IOC ऊपर है 3%, HPCL में 3% की तेजी है, महानगर गैस 2% ऊपर, BPCL, ONGC ये सभी स्टॉक्स आज अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर आज मजबूत है। इस स्पेस से किरण क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं आप यहाँ पर? IOC और ONGC राइट? जी सो IOC और ONGC की अगर हम बात करें तो जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस चल रहे हैं और यहाँ पे एक रैली पेंडिंग थी, कहीं ना कहीं ONGC पे हमारा काफी बुलिश नजरिया है, क्योंकि 180 185 इसका एक क्लस्टर जोन था जो काफी अरसे से क्रॉस नहीं हो रहा था। अब आपकी बार हमने देखा कि रिजल्ट के बाद काउंटर में एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, तो ONGC पे काफी अच्छा हमारा बुलिश नजरिया है। करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी आगे चल के डिप आता है तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। ओवरऑल एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 190 के नीचे का रखे और जिस तरह के वीकली और मंथली चार्ट्स देख रहे हैं एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे पैन आउट हो रहा है, तो डेफिनेटली ONGC पे लंबे नजरिए के हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 250 तक के टारगेट हम देख रहे हैं, तो 190 के स्टॉप लॉस से कोई भी गिरावट आती है ONGC पे हमारा काफी अच्छा व्यू है, वहां पे लॉन्ग कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म बेट भी लेके जा सकते हैं। ONGC चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, मौजूदा स्तरों पर भी खरीदारी करने की सलाह। कुछ स्टॉक्स कमजोर साइड पे देखेंगे तो यूनाइटेड स्पिरिट्स भी आज कमजोर ही खुला है, 1.5% नीचे इस स्टॉक की शुरुआत हुई है। चार्ट्स पर क्या कपिल और करेक्शन दिख रहा है आपको यूनाइटेड स्पिरिट्स में? कोई शॉर्ट साइड का ट्रेड देख रहे हैं? जी, UBL बेसिकली साइडवेज स्टॉक ही रहा है काफी टाइम से। हमें देख रहे हैं मार्केट की अच्छी खासी रैली में ये स्टॉक में 1400 नीचे में और 1800 ऊपर की रेंज में चल रहा है, अभी मिडिल ऑफ द रेंज में ही चल रहा है। और मिडिल ऑफ द रेंज में चलते भी स्टॉक ने की जो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन थी, अभी हमें वहां पे एक ब्रेकडाउन दिखने मिला हुआ है। तो शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से इस स्टॉक में हाँ थोड़ा सा और भी UBL में पेन दिखने मिल सकता है। 1550 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, तो नीचे में जो इसके इमीडिएट सपोर्ट लेवल में दिखता हूँ तो नीचे में 1537 एक काफी शॉर्ट टर्म का सपोर्ट लेवल बन जाता है, लेकिन उसके बाद में 1516 तक के उसके और भी नीचे में डाउनवर्ड मोमेंटम आते हुए देखने मिल सकती है। तो साइडवेज वो स्टॉक है, शॉर्ट का कैंडिडेट ऑफकोर्स ये बनता है और नीचे में 1515 के टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो नीचे की तरफ का ट्रेड आप ले सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स में टारगेट्स और स्टॉप लॉस भी आपको बताए। एचएएल पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। इस स्टॉक में आज भी अच्छी बाइंग है। पिछले एक महीने में स्टॉक चला भी है, 180 अंकों की तेजी ये स्टॉक दिखा चुका है एचएएल का शेयर। एचएएल में रत्नेश जी क्या सलाह देंगे आप? जिनके पास है वो क्या करें और क्या फ्रेश एंट्री की सलाह देंगे एचएएल में? एचएल में बिल्कुल एक स्प्रेड के बाद में थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला था, यहाँ पे फिर एक राउंडिंग फॉर्मेशन देखने को मिला, उसके बाद में वापस से तेजी बनती हुई दिख रही है। तो मेरे हिसाब से इसने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है 2090 के ऊपर। किसी ने नहीं लिया है तो उनके लिए फ्रेश एंट्री, और किसी ने ले रखा है तो उनके लिए तो बिल्कुल बने रहना चाहिए, और किसी ने नहीं ले पाए हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 2090 के स्टॉप लॉस से थोड़ा सा होल्डिंग के पीरियड के हिसाब से यहाँ पे 2250 तक के टारगेट के लिए बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, 2250 तक के टारगेट से एचएएल के लिए बाजार इस वक्त शांत है। 30 अंक कमजोर है। निफ्टी 19,645 के पास है। निफ्टी बैंक की बात करें तो सपाट है। जो शुरुआती गेंस थे वो कहीं ना कहीं इरोड हुए हैं और अब बिल्कुल सपाट ट्रेड कर रहा है 44,200 के आसपास। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक चर्निंग हो रही है। आप बजाज फाइनेंस को देखेंगे, बजाज फिनसर्व को देखेंगे, आप कमजोर जरूर दिखेंगे लेकिन रिकवर हुए हैं। बजाज फिनसर्व तकरीबन 35-40 रुपये रिकवर हो गया अपने दिन के निचले स्तर से शुरुआती ट्रेड में। बजाज फाइनेंस को देखेंगे करीब करीब 150 रुपये के आसपास तक की रिकवरी बजाज फाइनेंस में आ गई और अब 2% के आसपास कमजोर थे। हम ये चर्चा कर भी रहे थे कि सेंटिमेंटली ज़्यादा नेगेटिव है, ऑपरेशंस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। ये कंपनी ने भी कहा कि हम करेक्टिव मेजर्स ले लेंगे, और उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस के जो रिपोर्ट्स आई वहाँ पर भी ये कहा गया कि बहुत ज़्यादा हिट उनके कारोबार पर नहीं आएगा, आरबीआई ने जो भी प्रतिबंध लगाए हैं। लेकिन मेटल स्टॉक्स कल चमक रहे थे और मेटल्स की ये कहानी रही है कि अच्छी खबरें आती हैं, एक दिन शेयर चढ़ता है, दूसरे दिन फिर से प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कन्विक्शन आ नहीं पा रहा। वो डेटा लंबे समय तक ठीक आने पड़ेंगे और लगातार आने पड़ेंगे, तब जाकर शायद मूड सुधरे। क्योंकि हमने देखा था कि चीन से जब जीडीपी के आंकड़े आए थे उस दिन मेटल शेयरों में रौनक थी। कल चल रहे थे क्योंकि चाइना में रिटेल सेल्स के और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर्स अच्छे आए थे। अब चूंकि चाइना मेटल का सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, प्रोड्यूसर भी है, तो निश्चित तौर पर वहां से ये आंकड़े बड़े मायने रखते हैं। लेकिन आज हम फिर से देख रहे हैं कि हिंडाल्को कमजोर है, 1.25% की नरमी है। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील ये नरमी के शिकार हो रहे हैं। कपिल, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए मेटल स्टॉक्स को? हालांकि लगातार हमारी बातचीत होती रही है और यही निकल के आया है कि निवेश की ना सोचें, बिल्कुल ट्रेडिंग वाले रेंज में ही सारे के सारे शेयर हैं। अभी क्या व्यू बन रहा है आज के भाव देखकर? जी अभिषेक, बेसिकली जो मैं एक अपने प्रोप्राइटरी एनालिसिस करता हूँ, सेक्टर वाइज एनालिसिस, और उसकी जो मेरे 24 सेक्टर्स मेरे रडार के अंडर होते हैं और उसकी मैं एवरी वीक में रैंकिंग करता हूँ। तो मेटल स्टॉक्स में मैंने वैसा देखा हुआ है कि एक वीक ऐसा होता है कि जहां पे वो टॉप 5 की रैंकिंग में आता है, और दूसरा जो वीक होता है वेरी नेक्स्ट क्लोज टू दैट, वो उसकी रैंकिंग कुछ 20 से 25 की रैंक में आता है, फिर से 1 से 5। तो बेसिकली इसका जो मोमेंटम है वो काफी एब्सर्ड है कि एक वीक में आउट परफॉर्मेंस होता है तो दूसरे वीक में काफी अंडर परफॉर्मेंस भी इसका आ जाता है। तो उस हिसाब से स्टॉक का जो फेरस स्टॉक्स है उसमें काफी सारे मोमेंटम देखने मिल सकते हैं। लेकिन जो नॉन फेरस स्टॉक है, लेट्स से कि एक हिंदुस्तान कॉपर स्टॉक है, जिसका एक टेक्निकली चार्ट में कुछ एक विजिबिलिटी मुझे अच्छी क्लीन लगती है, तो यहाँ पे स्टॉक में कुछ एक मोमेंटम हो सकता है। लेकिन 160 का लेवल है, 2 दिनों पहले काफी अच्छा मूव हो गया था, तो थोड़ा सा मैं उसको कूल ऑफ होने दूंगा पहले, बिफोर आई जंप ऑन द गन। तो 160 के लेवल से थोड़ा सा करेक्ट हो जाए 155, तो वहां पे मेरा रिस्क रिवार्ड का कंफर्ट थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, और 155 के लेवल के बाद में 150 का स्टॉप लॉस, और ऊपर में मैं कुछ 160, 162 के मैं टारगेट्स देख सकता हूँ। तो हिंदुस्तान कॉपर ही मुझे ध्यान में आ रहा है ऑन रिट्रेसमेंट। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर हमने बड़ी तेजी देखी हुई है। कल ये शेयर नहीं चल रहा था, और नहीं चल रहा था उसके पीछे वजह थी कि उसके पहले वाले दिन इसमें बहुत अच्छी रौनक बनी थी। लेकिन आज देखिए आपको सुस्ती दिखेगी या फिर थोड़ी सी तेजी दिखेगी हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में। 160 रुपए के आसपास के भाव है। लेकिन कपिल, जो आप बता रहे हैं कि आप रैंकिंग करते हैं, जरा बताएंगे थोड़ा सा और कि आप रैंकिंग जो करते हैं उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, आधार क्या होते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स को या फिर स्टॉक्स को आप उसमें कसते हैं अपने पैरामीटर्स पर, और उस रैंकिंग में कौन से शेयर आपको अभी ब्राइट स्पॉट में दिख रहे हैं, वो शेयर कर लीजिए हमारे दर्शकों से। जी, तो बेसिकली जो रैंकिंग हमारा इस तरीके से होता है कि जो मैं मार्केट की मूवमेंट के साथ मैप करता हूँ। तो लेट्स से कि मार्केट का अभी जो लो लेवल रहा था
19,600 लेवल के अराउंड पे कुछ दिनों पहले, लेट्स से कि 25 तारीख को मार्केट का लो बना था 18,800 के लेवल के यहाँ पे। तो 18,800 से लेके मार्केट 19,600 के लेवल पे आ गया, तो 4% की यहाँ पे हमें बढ़ोतरी देखने मिली हुई है। तो सेम ड्यूरेशन में कौन से स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, तो और कौन से किसने 4% से ज्यादा आउट परफॉर्म किया है मार्केट को और किसने 4% से अंडर परफॉर्म किया है मार्केट को, तो उसके बेसिस पे मेरी एक रैंकिंग बन जाती है। तो अभी का जो मेरा रैंकिंग का जो मॉडल था और जिस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम आई है, तो सबसे पहला रैंकिंग मेरा पीएससी सेक्टर्स पे, जैसे कि हमने जो पीईसी, आरईसी सारे स्टॉक्स देखे हुए थे, एचएल, ये सारे स्टॉक देखे हुए थे, तो वो एक मुखर स्तर पे आते हैं जहां पे हमें एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है। उसके बाद में फाइनेंशियल सर्विसेज आते हैं, लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज में ज्यादातर पीएफसी और आरईसी उसके पार्ट होते हैं, तो वहां पे भी हमें एक ट्रैक्शन काफी अच्छा देखने मिला हुआ था। तो दिस आर माय रैंकिंग मॉडल। रिकवरी बाजार में होती हुई नजर आ रही है। इंट्राडे लेके आई है निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप। इंट्राडे अगर आप देखेंगे तो एक, जैसा हमने आपको बताया था कि आज फर्स्ट हाफ एन आवर में 45 मिनट्स में एक पुल बैक आएगा, क्योंकि 2-3 दिन से बाजार चल रहा है और वही पुल बैक आया, खुलने के बाद हम घटे, लेकिन बहुत ही जल्द रिबाउंड भी आ गया। 44,150 के आसपास गया, इस समय 240 पे है बैंक निफ्टी। 100 पॉइंट का रिबाउंड आपको बैंक निफ्टी में दिखा। निफ्टी में भी अच्छा रिबाउंड, इनफैक्ट जो घटे हुए स्टॉक थे उसमें भी रिबाउंड आ रहा है। बजाज फाइनेंस लो बना है पहले आधे घंटे में, उसके बाद रिबाउंड। आईटी इंडेक्स को देखिए आप, उसमें रिबाउंड। स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स भी लेके आए डायरेक्टर साहब। तो जैसा बताया था, पुल बैक में खरीदारी का रुझान जारी रहेगा और वैसा ही एग्जैक्टली होके आ रहा है। मैं कुछ मेटल स्टॉक से बारे में बात करना चाहूँगा रत्नेश से। रत्नेश, अगर ये लिक्विडिटी, ग्लोबल लिक्विडिटी और वापस से रिवर्स होती है, जो रेट कटिंग साइकिल शुरू होगा, उससे मेटल को एक तरह से बूस्ट मिल सकता है। मेटल में आप कहाँ खेलेंगे, कहाँ पे आपको पुल बैक में दिखाई दे रहा है दम? अगर ओवरऑल इंडाइसेस देखें तो अभी तो हालांकि बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब धीरे धीरे थोड़ा सा इसमें पहले मेटल इंडाइसेस के लेवल की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था कंटिन्यू, पर अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा एक रिबाउंड आ रहा है, पर अभी बहुत ज्यादा सप्लाई है। जैसे अगर 6,900 का लेवल देखेंगे तो एक सप्लाई का जोन रहेगा, तो यहाँ पे जरूर थोड़ा बहुत रुक सकता है, पर हालांकि नीचे में सपोर्ट भी यहाँ पे 6,650 और 6,600 की रेंज में कहीं सपोर्ट रहेगा। तो ओवरऑल अभी ये रेंज ओवरऑल दिखती है मुझे कि इस रेंज में थोड़ा सा इंडाइसेस कंसोलिडेट कर सकता है। बट अगर किसी पर्टिकुलर एक स्टॉक की बात करा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आउट परफॉर्म कर रहे थे पहले, उनमें वापस हमको तेजी देखने को मिलेगी, जो कि जिंदल ग्रुप थे। तो इनमें मुझे ऐसा लगता है कि जेएसडब्ल्यू स्टील में काफी अच्छा करेक्शन हो चुका है, अपने की एवरेजेस के पास में सपोर्ट लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जेएसडब्ल्यू स्टील में अगर मेटल इंडाइसेस में तेजी आई तो जेएसडब्ल्यू स्टील आउट परफॉर्म करेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 740 रुपए का। ऊपर में जो टारगेट बन सकते हो 790 तक के बन सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया मेटल पे कॉल। आईटी इंडेक्स को लेके आइए, आईटी में पुल बैक में खरीदारी आ रही है। इंडेक्स को इंट्राडे दिखाइए। टीसीएस लेड है और भी छोटे स्टॉक चल रहे हैं, एचसीएल टेक भी दिख रहा है, बड़े स्टॉक्स और छोटे दोनों एक साथ। ये देखिए क्या प्यारी रिकवरी आई। आईटी में कहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए कपिल? जी, आईटी में बेसिकली हमारे जो मॉर्निंग के कॉल्स थे वो आईटी के स्पेसिफिक रहे हुए थे। मेरा लार्ज कैप के स्टॉक के यहाँ पे काफी रुझान ज्यादा रहेगा, या फिर स्मॉल कैप जो काफी अच्छी मोमेंटम है वहां पे। तो स्मॉल कैप में जो मैं पहले जो स्टॉक लेता हूँ तो वो एफएसएल यहाँ पे आता है। एफएसएल का चार्ट का स्ट्रक्चर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। आज के दिन में नो डाउट इंट्राडे में हमें ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने मिला हुआ है, तो उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। स्टॉक प्राइस नीचे में इसके काफी अच्छे सपोर्ट 162 के लेवल के यहाँ पे बनते हैं, तो 165 पे चल रहा है। 162 के यहाँ पे इसका बाय का व्यू बनता है और ऊपर में हमें इसके अपसाइड पोटेंशियल 171 की देखने मिल रही है। और लार्ज कैप में मुझे इन्फोसिस इस करंट लेवल पे काफी अच्छा लग रहा है। बढ़िया है। आईटी में हम तेजी देख भी रहे हैं और तेजी के साथ साथ अच्छी चीज़ है, यानी कि रिकवरी है। और ये रिकवरी तब है जब हमने कल भी तेजी देखी है और उसके चलते आप बाजार का मूड भी सुधरते हुए देख रहे हैं। निफ्टी बाकायदा हरे निशान में 19,700 के आसपास 16 अंकों की तेजी आपको वैसे दिखेगी, लेकिन अगर आप रिकवरी देखेंगे तो आपका उत्साह जरूर बढ़ाएगी। सेंसेक्स 50 अंक ऊपर और निफ्टी बैंक 62 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। लेकिन प्लेटफॉर्म वाले स्टॉक्स में देख रहे हैं कि आज अच्छी खासी रौनक है। आज आईईएक्स में आपको तेजी दिखेगी 2% की, लेकिन जो नोटिस करने वाली तेजी है वो है एमसीएक्स की, क्योंकि लगातार ये शेयर चल रहा है। अगर आप 6 महीने की चाल देखेंगे तो 6 महीने में शेयर डबल से ज़्यादा हो गया है। जब से ये नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अपने गए हैं,
उसके बाद से रफ्तार रुक नहीं रही है। हमने देखा था कि जब सेबी ने थोड़े दिन के लिए रोक लगाई थी, कहा था कि आप टेस्टिंग जारी रखिए, हमने 2000 रुपए के नीचे के भाव देखे और उसके बाद MCX क्या चला है, मतलब कमाल की तेजी MCX के शेयर में। MCX, BSE, CDSL ये तमाम प्लेटफॉर्म वाले स्टॉक्स का ये साल रहा है। 3000 रुपए के भाव आपको MCX के दिखेंगे। रत्नेश, MCX 3000 भी आ गया, लगातार तेजी। 3000 पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है या फिर आपको ये शेयर जो कहते हैं ना कि ब्लू स्काई जोन वाला जो टेरिटरी होती है उसमें चला गया है ये? MCX जैसा आपने सही कहा कि एक तो ब्लू स्काई जोन में चले गया है, क्योंकि काफी अच्छा कंटिन्यू इसमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। काफी अच्छा इसमें हाई फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है, हालांकि थोड़ा सा अपने की एवरेज से थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुका है। तो जिनके पास में वो तो बिल्कुल इसमें बने रहना चाहिए। यहाँ पे मैं उनको स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा। 2850 रुपए का वो स्टॉप लॉस लगा के इसमें बिल्कुल बने रहे। ऊपर के जो टारगेट अभी इसी तेजी के जो ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमको 3150 3200 तक के टारगेट इसमें बनते हुए दिख जाएंगे। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी डेवलप हो रही है। अभिषेक, आप जेपी ग्रुप तो काफ़ी दिन से ट्रैक कर ही रहे हैं। जेपी ग्रुप पे स्टॉक्स अगर आपके रखे हो तो ज़रा ध्यान रखिएगा, लेके आइए। स्पेशली अगर आप कल की खबर पे चढ़ गए उस जेपी पे कि ICICI बैंक से सेटलमेंट हो गया है और 20 करोड़ शेयर आ जाएंगे। आपको याद होगा कल ही खबर आई है। उसके बाद एक खबर आई है जैकॉप नहीं, डायरेक्टर साहब, जेपी ग्रुप, जेपी एसोसिएट, जेपी पावर और ICICI बैंक। अभिषेक, खबर ये आ रही है कि जो ये 32 लेंडर्स का कंसोर्शियम था, तो कल जो खबर आई ICICI बैंक की, वो जो बाकी के लेंडर्स हैं वो इसके ऊपर कह रहे हैं कि साहब आपने अकेले कैसे डिसाइड कर लिया कैसे सेटलमेंट होगा। ये आज इकोनॉमिक टाइम में छापा है कि ये जो सेटलमेंट है ICICI बैंक का और जेपी का, उसमें बाकी लेंडर्स शायद ऑन बोर्ड नहीं है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ले सकती है। 20-21 पे भाव में है, 4% ऊपर। देखते हैं कैसा यहाँ से डेवलप होगा। ICICI बैंक को लेके आइए, देखना जरूरी है कि ICICI बैंक कैसा रिएक्ट कर रहा है। ICICI बैंक आज कमजोर है। रत्नेश, ICICI बैंक के चार्ट्स देख के बताइए कहाँ जा सकता है। ICICI बैंक में आप देखिए लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है। यहाँ पे अभी किसी तरह की कमजोरी नहीं, बल्कि कंसोलिडेशन चल रहा है अपनी की एवरेज 200 के आसपास में। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक 920 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पे एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अभी इतनी जल्दी नियर टर्म में तेजी नहीं दिख रही, क्योंकि थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है। जो तेजी का ब्रेकआउट आएगा वो एक 950 रुपए के ऊपर में आएगा, जो इसको फिर लेके जाएगा 970 से 980 रुपए के आसपास में। तो 920 रुपए के स्टॉप लॉस से एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड रिलायंस को लेके आइए। आज काफ़ी लोग बेट कर रहे थे सुबह रिलायंस इंडस्ट्रीज पे कि इसका रिबाउंड जो है वो जारी रह सकता है और बाजार को मदद मिलेगी उससे। इसका रिबाउंड वाकई में जारी है, नीचे से रिकवर होके आया है 1/3%। कपिल, 2360 पे खड़ा है, 2400 की तैयार है क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज? जी, 2360 जो जैसे आपने पहले भी डिस्कस किया था कि एक माइल्ड रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन जो 2203 का बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल था वहां से रिबाउंड होकर कर रहा है। और मोमेंटम थोड़ा सा स्लो ही रहेगा, एकदम आउटबर्स्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सारी की सारी मूविंग एवरेज का एक क्लस्टर यहाँ पे बना हुआ है जो एक साइडवेजनेस इंडिकेट कर रहा है। लेकिन प्राइस के मोमेंटम में 2600 के ऊपर स्टॉक में ट्रैक्शन आ सकता है, और 2360 के बाद में जो नेक्स्ट बेस्ट रेजिस्टेंस जिसका बनता है वो 2400 के यहाँ पे ही है। तो जी हाँ, वहां पे इसकी अपसाइड स्केल हो सकती है। चीज हो गया। एक और स्टॉक जिस पर काफी लोग बेट कर रहे हैं कि उसका भी चलना जरूरी है, वो है HDFC बैंक। दोनों मिला के 40-45% वेट होता है। रत्नेश, जरा HDFC बैंक को देख के बताइए क्या आप इस भाव से लेंगे? हाँ, HDFC बैंक में भी सेम काफी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस हमको देखने को मिल रहा है। बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा इसमें अभी भी बहुत ज्यादा तेजी के नियर टर्म में कोई सिग्नल नहीं है चार्ट के ऊपर। फिर वही बात है कि ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव से तो नहीं, अगर हाँ किसी को इन्वेस्टमेंट या थोड़ा सा होल्डिंग प्रोस्पेक्टिव से करना है तो एक काफी एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल पे अपने आगे है, तो वो उस लेवल से जरूर हम कर सकते हैं, उस लिहाज से हम जरूर कर सकते हैं, उस नजरिए से हम जरूर कर सकते हैं। तो जो कि 1450 रुपए का स्टॉप लॉस, वो स्टॉप लॉस लगा के जरूर एक थोड़ा सा
जो मिड टर्म प्रोस्पेक्टस है उसे कर सकते हैं। जो इसमें जो तेजी का एक व्यू बनेगा मेरे ख्याल से 1540 1550 के ऊपर बनेगा, जो इसको फिर लेके जा सकती है 1600 रुपए के आसपास तक के लिए। तो 1450 रुपए के स्टॉप लॉस से पहला टारगेट 1550 और फिर दूसरा 1600 रुपए। 1550 और 1600 ये दो टारगेट्स एचडीएफसी बैंक के लिए। 1500 रुपए के ऊपर जाकर अब ये शेयर कारोबार कर रहा है। बाजार की रिकवरी अच्छी है, 19,700 के स्तर हम देख रहे हैं निफ्टी पर। और निफ्टी बैंक की बात करें तो थोड़ा सा रेंज में ही है, उतार चढ़ाव वहां पर जारी है। 44,230 के आसपास तक के स्तर हैं। लेकिन स्मॉल कैप में कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी हमने चर्चा कल की थी और आज भी रौनक दिख रही है। छोटी साइज का शेयर है मिष्ठान फूड, आज भी हम देख रहे हैं कि 10% के आसपास की तेजी है। एक आगे एक व्यू लेंगे, लेकिन फिलहाल ये जान लेते हैं कि इस इंट्राडे रिकवरी में आपके लिए ऑप्शंस में मौके कहां बन रहे हैं। ये बताने के लिए हमारे आज के खास मेहमान अक्षय भागवत जुड़ गए हैं ऑप्शंस के चैंपियन लेकर। अक्षय नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बताइए कहां पर ट्रेड करना है, कहां मौके हैं अभी? अक्षय जी आवाज आ रही है आपको? नहीं, अभी आ रही है जी। अक्षय बताइए कहां पर ट्रेड लेना है आज? जी, आज ऑप्शंस के चैंपियन के लिए जो स्टॉक चुना है वो आईटी क्षेत्र से टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। करंट प्राइस 3434 के आसपास चल रहा है। तो व्यू है कि प्राइस एक्शन और डेरिवेटिव सेटअप देख के 3500 तक हम उम्मीद रख रहे हैं नवंबर सीरीज में। तो उसके चलते आपको बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी बनानी है, जहां पे आपको एट द मनी 3420 स्ट्राइक की कॉल बाय करनी है। करीबन 48 के प्रीमियम में अवेलेबल है। इसके सामने आपको 3500 की कॉल बेचनी है करीबन 18 रुपए में। तो इसका नेट कॉल बेचने से आपका कॉस्टिंग कम हो जाएगा बाय 18 रुपीज प्रीमियम। तो ये स्ट्रैटेजी में लॉस फिक्स्ड है और मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल आपका बनेगा करीबन 8500 का। और जो लॉस आप स्टॉप लॉस बना के चले स्ट्रैटेजी में 4700 का। तो टीसीएस बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी आज की रिकमेंडेशन होगी। सोच ही रहे थे कि टीसीएस के बारे में ना, मतलब ऑप्शंस भी एक बार समझ लिया जाए कि वहां पर कैसे मौके बन रहे हैं। तो 18 रुपए पर है 3500 वाली कॉल, उसको बेचनी है। ऊपर वाली कॉल है तो कॉस्टिंग हो जाएगी 30 रुपए की। एट द मनी वाली कॉल है 3420 की खरीदनी है आपको 48 पर, और 3500 की कॉल बेचनी है 18 पर। अधिकतम जो मुनाफा होगा वो होगा 8500 रुपए का और नुकसान होगा 4700 रुपए का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी देखें तो ठीक ठाक स्ट्रेटजी। और वैसे भी आज देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स में बढ़िया आज रौनक में बनते हुए दिख रही है, लार्ज कैप हो या फिर मिड कैप हो। और आज तो कपिल के भी रडार पर 2 मिड कैप के ही काउंटर्स थे, आईटी स्टॉक्स ही। बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन शेयर हमारे ये स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। लेकिन एमजीएल हमने शुरुआत अच्छी देखी, थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से ये डिप आया इसमें, हालांकि अभी भी 1% के आसपास की तेजी है। लेकिन ओआई बिल्डअप बड़ा स्ट्रांग है इसमें ओपन इंटरेस्ट का। कपिल, महानगर गैस क्या तेजी के लिए तैयार है इंट्राडे, या फिर अगर किसी को 2-3 दिन का ट्रेड लेना हो तो? एमजीएल का बेसिकली मैं वीकली चार्ट पे देखता हूँ तो जो इसके अपसाइड का मोमेंटम में जो सिलसिला चला था ऑलमोस्ट जून 2022 से एक राइजिंग चैनल हमें देखने मिल रही है। राइजिंग चैनल के वो अपनी लोअर आर्म जो होता है वहां पे वो स्टॉक चल रहा है। लेकिन मुझे इंट्राडे का चार्ट में देख रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट इसके लिए लग रहा है कि ऊपर में उसने एक सेलिंग प्रेशर देखने मिला हुआ है। तो मैं एक बार एक क्लोजिंग का मैं वेट करूंगा। नो डाउट स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, लेकिन डेसिसिवली अगर 1060 के ऊपर इसका एक क्लोज आ जाए तो उसके बाद में मेरा एक बाय का व्यू बनेगा और उसके बाद में उसके अपसाइड पोटेंशियल हमें कहां पे 1108 1110 तक देखने मिल सकती है। लेकिन कंडीशन ये है कि 1060 के ऊपर उसकी क्लोजिंग है पहले। अगर गैस को लेकर ये भी, लेकिन हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के जो शेयर हैं और उससे जुड़े जो स्पेस है वहां पर हम अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं। एक स्टॉक अशोका बिल्डकॉन 7% की तेजी है, 150 रुपए का भाव है। किरण, इसमें कोई ट्रेड बन रहा है या छोड़ दें इसको? ठीक है, किरण से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन रत्नेश जी आप व्यू दीजिए, अशोका बिल्डकॉन कैसे आपको चार्ट्स लग रहे हैं इसको, और 150 रुपए के ऊपर क्या कोई ट्रिगर बन रहा है इसके लिए?
अशोका बिल्डकॉन में भी कंटिन्यू हायर फॉर्मेशन हमको देखने को मिल रहे हैं इसमें, और अपने की एवरेज से बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं हुआ। एक जरूर सप्लाई जोन के आसपास थोड़ा आ गया है। 155 का एक सप्लाई जोन है, मेरे हिसाब से अगर उसके ऊपर निकाल देगा तो ये नई तेजी के लिए तैयार हो जाएगा, जो कि 180 रुपए तक के लिए लेके जाएगा। तो बिल्कुल इसमें बने रहना चाहिए 135 रुपए के स्टॉप लॉस से। तो फंडामेंटल के बारे में शायद जानते होंगे, लेकिन क्या कमाई के लिए ये काफी है? चलिए बाजार के एक और पहलू को समझते हैं और अब टेक्निकल को जानते हैं। ईटी नाउ स्वदेश टेक्निकल शास्त्र, बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ एक मास्टर क्लास। जुड़ो सही ज्ञान के साथ, बदलो बढ़ो देश के साथ। बिल्कुल, तो ये खास पेशकश हम आपके लिए लेकर आएंगे 18 नवंबर को 11 बजे से 1 बजे तक। एक नई सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि बाजार के टेक्निकल पहलू को भी समझने की कोशिश करेंगे और आपको उस पर उसकी पाठशाला भी चलेगी जिससे कि टेक्निकल भी समझने में आपको आसानी हो सके। निफ्टी इस वक्त अपने दिन के ऊपरी स्तर पर अच्छी मजबूती, अच्छी रिकवरी यहाँ पर निचले स्तरों से देखने को मिल रही है और हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में भी अच्छी रिकवरी इस बीच आ रही है। बजाज फाइनेंस अपने अगर दिन के निचले स्तरों से बात करेंगे तो करीब 200 अंकों की रिकवरी यहाँ पर भी देखने को मिल चुकी है। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के स्टॉक में भी शानदार रिकवरी। चलिए इस बीच कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं जहाँ पर कि अच्छा एक्शन दिख रहा है और इसमें जुबिलेंट फूड के शेयर पर एक बार नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर भी अच्छी बाइंग आ रही थी, स्टॉक करीब अब 1.25% ऊपर कारोबार कर रहा है। रत्नेश जी क्या सलाह देंगे जुबिलेंट फूड वर्क्स पर आप? जुबिलेंट फूड में अभी ऐसा बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे तेजी का फॉर्मेशन चार्ट पे नहीं बन रहा, कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन पे, हालांकि अपने की सपोर्ट के एवरेज के पास में टेक्निकल बाउंस जरूर आ सकता है, पर मुझे ऐसी लंबी तेजी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। तो किसी को एक टेक्निकल बाउंस या शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए लेना है तो 515 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले। ऊपर में बहुत बड़ा टारगेट नहीं, बस 533 535 तक आ सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह जुबिलेंट फूड वर्क के स्टॉक पर। इस बीच कुछ और भी स्टॉक्स जहां पर कि अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। इसमें एक बार वेल्सपन कॉर्प के शेयर पर भी देख लेते हैं। यहाँ पर स्टॉक अब 5% ऊपर आ चुका है। तो हम देख रहे हैं इस बीच स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है और वेल्सपन कॉर्प का शेयर देखिए 5% ऊपर अब आ चुका है। अच्छी खरीदारी। कपिल क्या सलाह देंगे स्टॉक पर? काफी सारे स्टॉक जो स्मॉल कैप्स हम देख रहे हैं, बेसिकली लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के तीनों सेक्टर में हम देखते हैं तो स्मॉल कैप ही ऐसा सेक्टर है जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट मोमेंटम कंटिन्यूअसली एक ही मूवमेंट में जा रहा है। वेलकॉप की मोमेंटम काफी अच्छी है, लेकिन एक डिस्कम्फर्ट इसके लिए आता है कि काफी सारे स्टॉक लॉन्ग स्ट्रेच हैं और जो उनके ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस जो थे वहां पे भी आ गए हैं। तो कहां ना कहां पे एक रिस्क डिस्कम्फर्ट यहाँ पे लगता है। तो हम बेसिकली वही एक स्टॉक प्रीफर करते हैं जहां पे बेस बना के स्टॉक प्राइस फिर से फ्रेश अपसाइड मोमेंटम दे रहे हैं। तो वेलकॉप नो डाउट 5% है, मोमेंटम ऑन है, लेकिन रिस्क मुझे लगता है कहां ना कहां पे हाथ से फिसल गया है। लेकिन जो कोई एक कुछ ऐसे काउंटर्स है जो बहुत बड़ा बेस बना के अभी फिर से फ्रेश अपसाइड मोमेंटम हो रहे हैं, तो उसमें एक दो नाम मैं सुझाऊं तो जी शिपिंग मुझे एक अच्छा लग रहा है, उषा मार्टिन है, वहां पे भी मुझे एक अच्छा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। इंट्राडे में उनमें थोड़ी सी नरमी हमें देखने मिल रही है, लेकिन स्ट्रक्चर और रिस्क और रेशियो यहाँ पे इन दो स्टॉक में जीसीपी और उषा मार्ट में फेवरेबल लग रहे हैं। जी शिपिंग 790 रुपए के आसपास का भाव है। रत्नेश जी, एक शेयर है अडोर वेल्डिंग नाम है और 5% की तेजी आज भी है और ये शेयर हम देख रहे हैं कि काफी समय से चल रहा है। अब तो 1500 रुपए के आसपास के इसके भाव हो गए, 1550 के आसपास का। मार्केट कैप भी ठीक ठाक ही है, 2000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है, लगातार तेजी बनी है। अडोर वेल्डिंग में करना क्या चाहिए? जिसके पास हो वो क्या करें, जो थोड़े से लोअर लेवल पर जिन्होंने लिए हुए हैं 1000 रुपए के आसपास मानिए, सही स्ट्रेटजी होगी, प्रॉफिट टेकिंग कर लें। और ये शेयर आप जाते हुए देख कहां पर रहे हैं? नहीं, एडो होल्डिंग में डेली चार्ट पे तो राउंडिंग फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और उसमें यहाँ पे एक अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी 9 तारीख के 17 में उनको देखने को मिली थी। तो जैसा आपने कहा कि अगर किसी के पास नीचे के है तो उनको तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। मैं उनको स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा। 1450 रुपए के स्टॉप लॉस लगा के बने रहे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा समय और देंगे इस स्टॉक को, यहाँ पे 1700 से 1800 के टारगेट, थोड़ा बड़े टारगेट आते हुए दिख सकते हैं हमको। ठीक है, अडोर वेल्डिंग अच्छी गर्मी है,
6% ऊपर ये शेयर है और लंबी अवधि के लिए ठीक है। आज हम देख रहे हैं कि चाय वाला जो सेगमेंट है वहाँ पर भी आज आपको गर्मी दिखेगी। जैसे जैसे सर्दियाँ आ रही हैं ये स्पेस थोड़ा थोड़ा गर्म होता हुआ दिखता है। हैरिसन मलयालम, जयश्री टी, मैक्लार्ड रसेल, बॉम्बे बर्मा आपको ये 2 से 5% ऊपर ये सारे के सारे शेयर ऊपर ट्रेड करते हुए दिखा देंगे। इसी के बारे में भी एक व्यू लेंगे और आगे बाजार को थोड़ा और विस्तार से समझेंगे कि अब जब हम कि 19,700 के आसपास आ गए हैं, फिर से 20,000, फिर से सिर्फ 300 अंकों की दूरी पर रह गया है। बहुत मुश्किल 1.5-2% के आसपास का मामला अब रह गया यहाँ से। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और ग्लोबल ट्रिगर्स किस तरह से बाजार के लिए काम करेंगे? क्या डोमेस्टिक से फिर से फोकस हट जाएगा क्योंकि नतीजों का सीजन खत्म हो गया? इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले